चलो स्टार्ट करें। चलो हमारा चैप्टर चल रहा था कॉस्टशीट। कॉस्टशीट का एक क्लास हो गया, आज हमारा सेकंड क्लास है। अब लास्ट जो पढ़े उसको रिवाइज करें, फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अब लास्ट हम लोग पूरा कॉस्टशीट का फॉर्मेट पढ़े और क्लोजिंग एफजी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं जाने, और हम श्योर है तुम लोग घर जाके इसको रिवाइज किया है। एक बार बताओ तो कितने लोग घर जाके कल रिवाइज किए? 50% किए, 50% नहीं। चलो ठीक। अब जो लोग रिवाइज नहीं किए ना, तुम लोग ट्राई करना एक बार, जरा देखना कितना रिकॉल हुआ कॉस्टशीट, और उनके साथ कंपेयर करना जो लोग रिवाइज करके आए, तब समझ में आएगा रिवाइज करने का फायदा क्या। ठीक, अब चलो जरा बताना। सबसे पहले हमारा कॉस्टशीट का फॉर्मेट, कॉस्टशीट का पहला लाइन, मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे मिलेगा? मेरा ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। मेरा कॉस्टशीट का सेकंड लाइन, मेरा डायरेक्ट वेजेस कौन से डिपार्टमेंट में, वर्कर का वेजेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मेरा कॉस्टशीट का तीसरा लाइन, डायरेक्ट एक्सपेंस का दो नाम और, चार्जेबल एक्सपेंस या ट्रेसेबल एक्सपेंस, तीनों मिलाकर प्राइम कॉस्ट के बाद ऐड करने वाले हैं। पहला ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड का तीन नाम और, प्रोडक्शन ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट खर्चा या इनडायरेक्ट। जैसी फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड किया मेरे को मिलाकर आने वाला है ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। अब इसके बाद हम लोग दो एडजस्टमेंट करेंगे, ऐड करेंगे, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस करेंगे, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। क्या मिलने वाला है? नेट फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। 5 नया खर्चा, पहला क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, अगला रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तीसरा एडमिन ओवरहेड, प्रोडक्शन नेचर माइनस करेंगे, एक पैकिंग कॉस्ट ऐड होगा। याद है सेकेंडरी वाला कहां जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसी ऐड किए मिला क्या आने वाला है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसके बाद करने वाले दो एडजस्टमेंट ऐड करेंगे, ओपनिंग एफजी लेस करेंगे, क्लोजिंग एफजी। क्या मिलने वाला है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद आखिरी ओवरहेड, एक तो आएगा एडमिन ओवरहेड, मार्केटिंग या जनरल नेचर, और मेरा अगला आने वाला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये मिलाकर क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल। ऐड करेंगे प्रॉफिट, क्या मिलने वाला है? सेल। अगर बाई चांस हमारे क्वेश्चन में क्लोजिंग एफजी का वैल्यू दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। और बाई चांस हमारे क्वेश्चन में क्लोजिंग एफजी का वैल्यू ना दे, घबराना मत, कैलकुलेट करेंगे। और कैलकुलेट करने के लिए कुल मिलाकर मेथड है 4। 4 मेथड का नाम बताओ। पहला हमारा फीफो, अगला मेरा लीफो, अगला सिंपल एवरेज, अगला आने वाला है वेटेड एवरेज। अब कभी भी क्वेश्चन में क्लोजिंग एफजी का वैल्यू निकालना है, 2 स्टेप में काम। पहला स्टेप एक इक्वेशन बनाए, और बाद में देखेंगे 2 तरह का स्टॉक है, एक ओपनिंग वाला, एक प्रोडक्शन वाला। किसी के याद ये जो इक्वेशन हम बनाया था, पहले ये बताओ मेरा क्लोजिंग एफजी कहां पड़ा रहेगा? स्टोर्स डिपार्टमेंट, हाँ, या मतलब ऑप्शन दे रहे हैं, स्टोर्स डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मेरा क्लोजिंग एफजी कहां रहेगा? मार्केटिंग में। तो ये वैल्यू भी कौन निकालेगा? मार्केटिंग वाला। अब याद है उसके लिए एक इक्वेशन था, हम छुपा रहे हैं, फटाफट बताना वो इक्वेशन क्या था। मेरा ओपनिंग एफजी ऐड करेंगे, प्रोडक्शन माइनस करेंगे, क्लोजिंग एफजी क्या मिलने वाला है? सेल। अब ये 4 में 3 नंबर पक्का दिया रहेगा, तो फोर्थ वाला मिल जाएगा। अब इसके बाद देखना मेरा 2 तरह का स्टॉक है, एक ओपनिंग स्टॉक, एक है मेरा प्रोडक्शन। अब एक काम करना, थोड़ा बुद्धि लगा के आंसर देना। ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, कॉस्ट ऑफ मोल्ड, वेयरहाउस। ये कौन सा क्लास कर रहा है? लोग करना क्या चाह रहे हैं? चलो अब एक काम करें, अब अगला मेरे को बताना फीफो क्या रहेगा, लीफो क्या रहेगा, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज क्या। ठीक, मेरा 2 तरह का स्टॉक है, एक ओपनिंग स्टॉक और एक है प्रोडक्शन। मेरा ओपनिंग स्टॉक है 8000, और बनाए फैक्ट्री बना के बेचा 32,000, यानी कुल मिला के आ गया 40,000। अब 40 में हम लोगों ने 30,000 बेचा, और मुझे लगाना है फीफो। 40,000 में 30,000 बेचा, मुझे लगाना है फीफो। पहला बात, फीफो का मतलब क्या? जो पहला है वो पहले जाएगा। तो तुम लोग तो इन दोनों में पहले कौन सा आया था? 8,000। तो जो 30,000 बेचेंगे, पहले कौन सा बेचेंगे? तो 8,000 बिक गया, तो 30 में से 8 गया। बताओ अगला और कितना यूनिट बिका? 22,000। वो कहां से जाएगा? इधर से। तो 32 में 22 गया, यानी यहां पे क्या बचा रह जाएगा? 10,000, जिसका रेट रहेगा 20.8125। पर वही अगर बाई चांस लीफो लगाना है, लीफो का मतलब क्या? जो लास्ट में है वो पहले जाएगा। तो इन दोनों में लास्ट में कौन सा आया था? 8 वाला या 32 वाला? तो 32 में से 30 गया, बचा रह गया 2,000। और तो ये 8,000 बिकाया रह गया, तो यानी क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा? 8,018 का रेट, 2,000 20.8125 का रेट।
और बाई चांस सिंपल एवरेज मेथड लगाना है तो 10,000 यूनिट है क्लोजिंग स्टॉक। बताओ तो सिंपल एवरेज मेथड में सिंपल एवरेज रेट निकालेंगे और वो कैसे आएगा? बताओ किन दोनों को क्या करके क्या करे? मेरा दो तरह का रेट है, एक 18 और एक 20.8125, दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2, सिंपल एवरेज रेट आया इंटू 10,000 यूनिट। और वही अगर बाई चांस वेटेड एवरेज मेथड लगाना है, मेरे को वेटेड एवरेज रेट निकालना है, और मेरा वेटेड एवरेज रेट कैसे आएगा? सारे वैल्यू को जोड़ दे डिवाइडेड बाय सारे क्वांटिटी को जोड़ दे, ये आया वेटेड एवरेज रेट, इंटू कर देना 10,000 यूनिट। चलो डन। अब सच्ची सच्ची बताना, जो लोग रिवाइज नहीं करके आए थे, तुम लोगों को क्या सारा चीज याद आया? हम नहीं मानता। अच्छा, कितने लोग रिवाइज नहीं करके आए थे? एक बार हाथ उठाना। अब इसमें कितने लोग को सब कुछ याद था? ठीक है, एक दिन था ना इसलिए याद था। ठीक, अब एक काम करते हैं, फटाफट शुरू करते हैं आज का क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सर गिरीश बाग डूब गया क्या पानी में? सर फीफो में पहले आया हुआ स्टॉक सबसे पहले यूज करेंगे, वेरी गुड। सर 11:15 तक पहुंचूंगा, ठीक है, गाना सोचते हुए आना। चलो डन। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। और मेरा क्वेश्चन 1 पढ़ेंगे साथ में, डिस्कस करेंगे साथ में, शुरुआत करेंगे साथ में, ट्राई करना अपने आप खत्म करने का। चलो फटाफट देखिए क्या लिखा हुआ है। चलो जरा देखिए क्या लिखा है। The following figure for the month of April 2015 was extracted from the records of a factory. पहला लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी, देख वैल्यू दिया हुआ है। मेरा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने में काम आएगा। मेरा डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, कॉस्ट शीट का सेकंड लाइन। अब अगला बोलता है खाली पैकिंग कॉस्ट, खाली बोला है पैकिंग कॉस्ट, ये नहीं बताया प्राइमरी या सेकेंडरी। बोलो तुम लोग क्या मानेगा? सेकेंडरी हो ना हो, प्राइमरी होना जरूरी है। तो और बाई चांस क्वेश्चन साइलेंट रहे, हमेशा पैकिंग कॉस्ट को क्या मानेंगे? प्राइमरी। मेरा अगला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, वो 5 नया खर्चा में से एक। अब अगला लाइन का मतलब बताओ तो क्या है? अगला लिखा है टेस्टिंग कॉस्ट, ये क्या हुआ? आप कोई भी चीज को टेस्ट करने का खर्चा, तो टेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्वालिटी को चेक करने के लिए, यानी ये क्या है? क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। मेरा अगला है फैक्ट्री ओवरहेड। मेरा अगला है एडमिन ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन नेचर, तो ये सारा नया नया खर्चा आ गया। मेरा अगला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मेरा अगला क्लोजिंग एफजी दिया हुआ है और बाजू में क्वेश्चन मार्क, यानी वैल्यू निकालना है। मेरा सेल वैल्यू दिया हुआ है और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी दिया हुआ है। बनाना क्या है? प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट अज्यूमिंग दैट द सेल्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। क्या तुम लोग ट्राई करेगा अपने आप कैलकुलेट करने का? तुम लोग एटलीस्ट प्राइम कॉस्ट तक पहुंचो। हो गया? पूरा क्वेश्चन हो गया? ओ ठीक है, 10 मिनट रुको, हमारा भी हो जाएगा। सो जो कुछ बच्चा लोग रिवाइज भी नहीं किया और कुछ लोग ये वाला क्वेश्चन एंटिसिपेट किया हम लोग करेगा और करके आ गए। आपका नाम क्या है? हर्षवर्धन, और ये हर्षित। हर्ष में नाम ही कुछ ऐसा है। क्या बात है, हमारे प्रतीक ने कहा डन, सौम्यदीप ने कहा डन, त्रिषा ने कहा डन, श्रिग्धा ने कहा डन। आपका नाम क्या है? निखार, वेरी नाइस थिंग। चलो फटाफट करें क्वेश्चन 2। सर टेलीग्राम पर क्वेश्चन नहीं आया, हम भेज दिया, एक बार प्लीज चेक करना। अभी जस्ट भेजा है 10 मिनट पहले, फर्स्ट चैप्टर का पूरा पीडीएफ भेज दिया। चलो सबसे पहले हमारी कंपनी का नाम, जिसका नाम कुछ नहीं होता उसका नाम डॉट 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 होता है। बनाना क्या है? कॉस्ट शीट। फटाफट लिखते हैं कॉस्ट शीट। ऑफ प्रोडक्ट डॉट 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 डॉट, और देखना मेरा ईयर एंडिंग दिया हुआ है, ईयर नहीं मंथ एंडिंग दिया हुआ है April 15।
ठीक। चलो इस बार हमारा कॉस्टशीट का फिर से रिवीजन होगा। हमारा कॉस्टशीट का पहला लाइन रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसा आएगा? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तीनों वैल्यू दिया हुआ है। चलो मेरा पहला ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, चलो ऐड करेंगे परचेज माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब ये तीनों लिखा है डिटेल कॉलम में, ऐड लेस करके टोटल बाहर। चलो मेरा ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना, ये रहा ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 34,000। चलो ऐड करेंगे परचेज, परचेज का वैल्यू कितना, परचेज का वैल्यू कितना 14,05,100। माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया हुआ है 56,000। सुनो ना, कोई एक बार प्राइम कॉस्ट बताओ ना कितना आया, कितना कितना? ओ सॉरी, रॉ मटेरियल कंज्यूम, सॉरी सॉरी, रॉ मटेरियल कंज्यूम सही है यहां तक। चलो मेरा कॉस्टशीट का सेकंड लाइन आने वाला है डायरेक्ट वेजेस। चलो देखना मेरा डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है ये रहा 10,25,000। एग्जाम में ना कॉस्टशीट में जो जो नंबर ले लो ना उसको टिक मारते रहना, तो पता चला हर कुछ देर बाद वापस प्राइम कॉस्ट निकाल के खुश हो जाएंगे, अरे वाह फिर से आ गया। डन। अब मेरा तीसरा लाइन है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या रहेगा चार्जेबल एक्सपेंसेस या रहेगा ट्रेसेबल एक्सपेंस। देखा हमारे क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस या चार्जेबल एक्सपेंस या ट्रेसेबल एक्सपेंस कुछ भी है क्या? कहीं नहीं है। और अगर ना रहे तो डायरेक्ट एक्सपेंस लिखकर जीरो मत लिखना, चीप लगता है। दोनों मिला के प्राइम कॉस्ट। देखना मेरा प्राइम कॉस्ट का वैल्यू आने वाला है 2408,100। बोलो आया प्राइम कॉस्ट तक? अब प्राइम कॉस्ट के बाद मेरे को ऐड करना है मेरा पहला ओवरहेड जिसका नाम क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। अब देखा हमारे क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? ये रहा। देखो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है, अच्छा वैसे तो इजी है। देखो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो मेरा डायरेक्ट वेजेस है 10,25,000, इसका 100%। और बोले कोई भी चीज का अगर 100% निकालते हैं ना तो सेम वैल्यू हो जाएगा। 100% माने क्या? इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100, यानी जो भी वैल्यू है इंटू 1। तो जितना मेरा फैक्ट्री ओवरहेड था 10,25,000, इसका 100% 10,25,000। तो अगला लिखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड 10,25,000। चलो ये ऐड करते मिलने वाला है ग्रॉस फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट। तुम लोग खुद कैलकुलेट कर रहे हैं ना, मेरा कॉपी मत करना, खुद ट्राई करो। मुझे कैलकुलेटर की आवाज क्यों नहीं आ रही है क्लास में? नहीं कैलकुलेटर चलाना है। सुनो ना एक बार वैल्यू ऐड करके बताओ ना कितना आएगा? 34,33,100। अब इसके बाद मेरे को करना है दो एडजस्टमेंट ऐड करने वाले हैं, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस करने वाले हैं क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। चलो ऐड करते हैं ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, ओपनिंग है ही नहीं। हाँ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है ही नहीं।
क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी भी नहीं है। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी तो देखो दिया हुआ है। अच्छा ओपनिंग है ही नहीं। अच्छा चलो ठीक है, और नहीं है तो लिखकर जीरो लिखने का फायदा नहीं है, सीधा लेस करेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। चलो मेरा क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का वैल्यू दिया हुआ है 4,03,000। चलो सीधा माइनस करते हैं यहां पे। ये वैल्यू क्या आने वाला है? नेट फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। कैलकुलेट करना, ये शायद आएगा 30,30,100। क्या मैंने सही कैलकुलेट किया? अब इसके बाद मेरे को ऐड करना है 5 नया खर्चा। मेरा पहला आने वाला है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। अब हमारे क्वेश्चन में ना इसका लैंग्वेज यूज किया टेस्टिंग कॉस्ट, पर मतलब तो एक ही हुआ, कोई चीज को टेस्ट करो, क्या चीज के लिए? क्वालिटी के लिए। तो देखो मेरा क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 134,700। मेरा सेकंड लाइन आने वाला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। हमारे क्वेश्चन में देखना दिया हुआ है मेरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 423,600। कितना दिया है? 423,600। मेरा अगला है एडमिन ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन नेचर। अब पता है पहला जगह जहां तुम लोग अटकेगा, एडमिन ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन नेचर दिया तो है, पर आगे देखो क्या लिखा हुआ है? ₹20 पर यूनिट प्रोड्यूस्ड। यानी जितना यूनिट बनाएगा एट द रेट 20 रुपया पर यूनिट लगेगा। तो पहले मेरे को यह जानना है कि कुल मिला के प्रोडक्शन था कितना। अब देखो तो क्वेश्चन में डायरेक्टली क्या प्रोडक्शन दिया हुआ है? क्या मेरा ओपनिंग एफजी का यूनिट दिया है, क्लोजिंग एफजी का यूनिट दिया हुआ है, और सेल का यूनिट दिया हुआ है। तो याद है लास्ट टाइम बताया था कि इक्वेशन था। अरे याद है गजरी है क्या? कल पढ़ा था ना कि इक्वेशन था। रुको रुको, वैसे नहीं, हम किसी एक जन से पूछेगा वो इक्वेशन क्या था। बताने वाली है आप, सॉरी बताने वाली हैं आप। वो इक्वेशन क्या था? नहीं नहीं, बैठ बैठ जाओ, इतना रिस्पेक्ट का हैबिट नहीं है। ओपनिंग एफजी का यूनिट प्लस प्रोडक्शन वो निकालना है, माइनस क्लोजिंग एफजी का यूनिट दिया हुआ है इज इक्वल टू सेल। तो लिखना ये तीनों यूनिट दिया हुआ है, इससे मेरे को प्रोडक्शन मिल जाएगा, यानी जितना यूनिट बनाए इंटू ₹20 पर यूनिट। तो एक काम करते हैं, अराउंड 10 लाइन छोड़ के नीचे लिखते हैं वर्किंग नोट और निकालते हैं प्रोडक्शन का यूनिट है कितना। चलो यहां लिखते हैं ओपनिंग एफजी प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग एफजी इज इक्वल टू सेल। अब देखते हैं 4 में से 3 नंबर हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये बाकी 3 नंबर पुट करना, मेरे को क्या मिलेगा? प्रोडक्शन कितना आएगा देखना। ओपनिंग एफजी का यूनिट है 5,000, कितना यूनिट प्रोड्यूस किए मेरे को कैलकुलेट करना है। मेरा क्लोजिंग एफजी का यूनिट दिया हुआ है 8,000, और देख सेल दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है 45,000। तो कैलकुलेट करना, मेरा प्रोडक्शन आने वाला है 45 प्लस 8 53, माइनस 5 कितना आने वाला है? 48,000 यूनिट्स। बोलो तुम लोग को यहां तक आया? आज हम लोग ने कितना यूनिट बनाया? 48,000, और मेरा एडमिन ओवरहेड क्या लगा? 20 रुपया पर यूनिट, हर एक यूनिट का 20, तो 48,000 का 48,000 इंटू 20 कैलकुलेट करना। मेरा मेंटल मैथ्स कहता है आएगा 9,60,000। फटाफट कैलकुलेट करना, मेरा एडमिन ओवरहेड आएगा प्रोडक्शन नेचर का 48,000 इंटू 20 कितना आएगा? 9,60,000। सही है। आज आपका पहला वार्निंग है। आपका नाम क्या है? हाँ मुकुंद। लेट आने का रीजन?
क्या हो गया था? ट्रैफिक में कहां से आ रहा है? कहां से? पोस्ता से। तुम पैदल आया ना? पोस्ता तो बाजू में ही है। तुम लोग सुने रविंद्र सदन एक साइड, और बाई चांस रविंद्र सदन से मेरे को यहां पे आना पड़ता है, हमेशा पैदल आता है। झूठ क्यों बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं हम। हाँ, जैसे मान लो अगर हावड़ा से आना है पैदल आएगा, काकुड़काची से पैदल आएगा। देखो यही रीजन है कि हम इतने फिट है। क्या बोल रहे हैं? कहां कैब में आए भाई? जीवन में नहीं, हम हमेशा पैदल आता है। एक सेकंड, तुम लोग मेरे को रास्ते में देखा नहीं? पैदल चलते रहता है। हाँ, हम पैदल चलते रहता है। कहीं पे भी देखना, हम हमेशा पैदल चलते घूमता रहेगा। चलो, और अगर किसी को यकीन ना हो तो सुबह एक काम करना, 5 बजे हावड़ा ब्रिज आना, वहां पे रंजन दौड़ते रहता है। किसके पीछे? जॉगिंग करते हैं, जॉगिंग। क्वेश्चन करो ना तुम। चलो, अब इसके अंदर को माइनस करना है सेल और स्क्रैप। अब देखना हमारे क्वेश्चन में सेल और स्क्रैप कहां है? सेल और स्क्रैप नहीं है, खाली सेल दिया है, यानी कॉस्टशीट का लास्ट लाइन, तो सेल और स्क्रैप नहीं है। अरे भाई, चलो अगला मेरा प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। पैकिंग कॉस्ट दिया हुआ, ये ना बताए प्राइमरी या सेकेंडरी, हमेशा मानेंगे प्राइमरी। सेकेंडरी हो ना हो, प्राइमरी होना जरूरी है। तो प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट है 3,45,000। सर नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बस 2 मिनट रुक जाओ, हम बताते हैं। 3,45,000। सुनो ना, एक बार ऐड करके कोई मेरे को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताएगा क्या? $48,93,400। एक बार कोई एक जन क्रॉस चेक करो ना, सही है ना? चलो डन। अब मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बात करना है। 2 एडजस्टमेंट ऐड करने वाले हैं, ओपनिंग एफजी लेस करने वाले हैं क्लोजिंग एफजी। ओपनिंग एफजी क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्लोजिंग एफजी निकालना है। चलो ऐड करते हैं ओपनिंग एफजी। देखना मेरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी दिया हुआ है 230,800। अच्छा, सुनो, क्या बोलो? कोई डाउट है? मेरे से पूछो, हमको भी आता है। चलो लेस करने वाले हैं क्लोजिंग एफजी। अब अगर हमारे क्वेश्चन में क्लोजिंग एफजी का वैल्यू दिया रहता तो झमेला नहीं, और ना दिया रहे तो वैल्यू निकालेंगे। और हमारे क्वेश्चन में देखो, क्लोजिंग एफजी का ब्रैकेट में मारा हुआ है क्वेश्चन मार्क, और नीचे लिखा हुआ है मेरे को लगाना है फीफो। और जरा देखिए फीफो तुम लोग अप्लाई कर पाता है क्या? तो जो वर्किंग नोट चल रहा था उसमें 2 काम करना था, पहला काम तो ऑलरेडी हुआ है। अब मेरे को 2 तरह का स्टॉक लिखना है, एक ओपनिंग एफजी, एक प्रोडक्शन, और बाद में आइडेंटिफाई करना है फीफो में कौन सा स्टॉक बिका, कौन सा पड़ा रह गया। तो एक काम कर, यहां लिखते हैं क्वांटिटी वैल्यू रेट। चलो मेरा 2 तरह का स्टॉक है, एक है ओपनिंग स्टॉक और एक है प्रोडक्शन। मेरा पहला है ओपनिंग स्टॉक। अब देखना मेरा ओपनिंग स्टॉक का क्वांटिटी वैल्यू देखो, हमारे क्वेश्चन में दोनों दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक का क्वांटिटी वैल्यू? देखो 5,000 यूनिट है, और वैल्यू दिया हुआ है 2,30,800। तो ये आया 5,000, वैल्यू दिया हुआ है 2,30,800। मानते हो? आप जैसे डिवाइड करेगा क्या मेरे को मिलेगा? रेट। एक और कैलकुलेट करना, इसका रेट आने वाला है 46.16 पर यूनिट। तुम बोलेगा सर बिना कैलकुलेटर के? याद है। चलो हमारा रेट आया 46.16 पर यूनिट। ठीक। अब इतना स्टॉक हमारे पास शुरू में पड़ा हुआ था, ड्यूरिंग द ईयर और कितना यूनिट प्रोड्यूस होकर आया मैंने जस्ट निकाला। देखो प्रोडक्शन कितना था? 48,000। ठीक। कोई बताएगा प्रोडक्शन करने का वैल्यू हम कौन सा लेने वाला है? जितना प्रोडक्शन करने के लिए खर्चा लगा। ऊपर देखता कॉस्ट शीट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 48,93,400। 48
93,400। सुनो ना, कोई डिवाइड करके रेट बताओ ना। 101 पॉइंट, एक सेकेंड, ये इतना लेट कौन आया? वेरी लेट। आपका नाम? फर्स्ट वार्निंग। लेट आने का रीजन? गाना गाना है। मैं तुम जानबूझ के गाना गाने के लिए लेट आ रहे हैं? तो अभी गा दो फिर। कितना बड़ा सिंगर ऐसे बोल के गया है। एक से हम करवाते हैं, इन लोगों को पता नहीं, उल्टा सीधा स्विच बंद करेगा। चलो 48,93,400 डिवाइडेड बाय 48,000, ये आने वाला है 101.9458 पर यूनिट। बोलो मैंने यहां तक सही लिखा? अब आगे मेरे को लगाना है फीफो। अब एक सेकेंड, बिना पेज पलटाए बताना फीफो का मतलब क्या? तुम लोग तो इन दोनों के अंदर में पहले कौन सा आया था? कौन सा? 5,000 आया था या 48,000 आया था? तो जो पहला है वो पहले बेचेंगे। और देखो मेरे को बेचना कितना है? 45,000। बताओ इन दोनों में पहले कौन सा बिकेगा? ये वाला। तो 45 में 5 ये गया, 45 में 5 ये गया, और कितना बेचने वाले हैं? 40,000। जो कौन सा बिकेगा? ये वाला। तो 40,000 अगर बिक गया, इसमें से 40,000 बिक गया, बताओ इसमें से कितना पड़ा रह जाएगा? 8,000। क्लोजिंग स्टॉक भी देखो 8,000 था, इसका रेट क्या रहेगा? 101.9458। तो कैलकुलेट करते हैं एज पर फीफो मेरा क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा। चलो एज पर फीफो क्लोजिंग स्टॉक आने वाला है, तो एक बेचना था 45,000, 5 गया ये वाला, बाकी 40 इधर से गया, तो इधर का 8,000 बचा रह गया, जिसका रेट आने वाला है 101.9458। सुनो ना, एक और हमको कोई कैलकुलेट करके बताएगा क्या? 815566। हाँ, अमाउंट में डेसिमल का जरूरत नहीं है, रेट में डेसिमल रखना 4, अमाउंट में राउंड ऑफ कर देना। 0.5 के अगर ऊपर होता तो ऊपर जगह जाके राउंड ऑफ होता, 0.5 के नीचे तो यहीं पे हो जाएगा। ये आया कितना है वैसे? 815566 पॉइंट। अच्छा, 1 रुपए के लिए लड़ो मत, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मैं 1 रुपए मेरे से ले रहा। ये आया कितना? पॉइंट। अच्छा ठीक है, कुछ भी करो ठीक। और बाई चांस 0.5 से ऊपर आएगा तब तो लास्ट में कर देंगे 6 की जगह 7, और 0.5 के नीचे आएगा तो ये रख देंगे 6। अब पॉइंट में क्या आया है? 4 आया, तो आंसर 815566। हैप्पी? और 1 रुपए के लिए एग्जाम में मार्क्स नहीं करता है। छिंदी बच्चा बात चल रहा, लाखों में 1 रुपए के लिए लड़ रहा है। तुम लोग मेरे को 1 लाख रुपया दो, बिना सोचे 1 रुपया सबको दे देगा। चलो सुनो ना, एक और हमको ये वो करेगा, चलेगा -584766। चलो ये मेरे को मिलने वाला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये आएगा 4308,634। क्या मैंने सही लिखा? अब इसके अंदर मेरे को बस 2 लिखना है। एक एडमिन ओवरहेड जनरल या मार्केटिंग नेचर अगर रहे, देखो तो एडमिन ओवरहेड जनरल या मार्केटिंग नेचर दिया हुआ है क्या? इनफैक्ट बस खाली हमारा क्वेश्चन में एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बचा, एक सेल बचा, तो सीधा लिखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। चलो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 10% ऑफ सेल, और देखना सेल वैल्यू कितना है? 79,64,000। तो इसका 10% निकालेंगे, कितना आएगा? 79,6400। चलो ऐड करती आया कॉस्ट ऑफ सेल, 5105,034। चलो ऐड करेंगे प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर,
क्वेश्चन में सेल वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन में सेल वैल्यू दिया हुआ है 79,64,000। सर मेरा 34 रुपीज का राउंडिंग ऑफ एरर आ रहा है। 34 का तो होना नहीं चाहिए। अच्छा, रेट में अगर 2 डेसिमल लिया तो रहेगा, इसीलिए 4 डेसिमल लेना चाहिए। सुनो ना एक बार, ये प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 2858 966। चलो डन। सेम क्वेश्चन सेम नंबर के साथ एग्जाम में एक बार आया हुआ है 10 मार्क का। आरंजन होता तो ऐसा क्वेश्चन वो देता आरंजन होता ऐसा क्वेश्चन वो देता 4 मार्क का। तुम लोग के हिसाब से 10 मार्क डिजर्व करता था? 10 मार्क डिजर्व करता था? चलो डन, फटाफट इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड। चलो डन, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। कितना बजा है? ओ सॉरी, 11:30 हुआ है। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन। खैर छोड़ो, मुंह से बोल दिया आखिरी तो आखिरी क्वेश्चन। नहीं, कुछ वैसा नहीं है बड़ा छोटा सा क्वेश्चन। उसके बाद कॉस्ट शीट का जो इतना सारा लाइन आइटम था ना, उसके बाद हर एक लाइन आइटम को और डिटेल में जानना स्टार्ट करेंगे। चलो फिलहाल हम लोग करते हैं हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब बताएं एक बात, ये वाला क्वेश्चन ना कॉस्टिंग का कम है, क्वेश्चन कॉस्टिंग का है ही नहीं, ये क्वेश्चन है मैथ्स का। और तुम लोग कल बताया तुम लोग को मैथ्स बड़ा पसंद है, और यहां पे शायद कोई वो भी था ना जिसका 90+ आया हुआ था, राम और भार्गव। तुम लोग जब तक सेशन खत्म होगा ना, मेरे को सबका नाम याद हो जाएगा। तो क्या झूठ क्या है? ऑलमोस्ट सबका नाम याद हो जाएगा। बस उसके लिए तुम लोगों को आना पड़ेगा। कब तक याद रहेगा? जब तक तुम लोग सल्टेगा नहीं, हम याद रखेंगे। हम सही बोल रहे हैं। बाद में अगर मान लो तुम लोग अपना शादी में इनवाइट करेगा ना, मेरे को एग्जैक्ट याद रहेगा। रास्ते में कभी मिलना मेरे को, हम बताएगा तुम लोग कौन से बैच में पढ़ा था, कौन से बेंच में बैठता था। हमको इस एक्सटेंट तक याद रहता है। मेरे मेमोरी पे शक मत करना। क्या तुम्हारा नाम भी तो बड़ा अजीब है ना। अब तो नाम है क्यूटी, एक लड़का का नाम क्यूटी है। हाँ, वेरी गुड। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा आज का अगला और आखिरी क्वेश्चन। सर आप सबको सल्टाने में क्यों लगे हैं? चलो फटाफट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब थोड़ा बुद्धि लगाना, ये क्वेश्चन कॉस्ट का नहीं है, मैथ्स का है, और मैथ्स वैसे भी आप लोगों को पसंद है। सुनो क्या लिखा हुआ है, प्यार से आराम से अच्छे से समझते हुए चलना। क्या लिखा है? द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्टिकल, द सेलिंग प्राइस ऑफ विच इज ₹45,000 इज एज बिलो। मान लो मेरा काम है एक प्रोडक्ट को बनाकर बेचने का। मान लो ये मोबाइल, ठीक। मान लो हम ये मोबाइल बनाकर बेचता है, पता है कितना में? 45,000 में। हमें बेचते हैं 45,000 में, ये हम बेचते हैं 45,000 में, ठीक। अब इसको बनाने के लिए बहुत खर्चा लगेगा। अब मेरा खर्चा क्या लगेगा? देखो अगला 3 लाइन में लिखा हुआ है। पहला, डायरेक्ट मटेरियल लगेगा 50% ऑफ टोटल कॉस्ट, यानी जितना भी टोटल खर्चा है ना, उसका 50% डायरेक्ट मटेरियल का है। हाँ भाई, अगला लाइन, मेरा डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 20% ऑफ टोटल कॉस्ट। मेरा डायरेक्ट लेबर लगने वाला जितना टोटल कॉस्ट आया उसका 20%, तो 50% मटेरियल है, 20% लेबर है, 70% हो गया। और ओवरहेड के बारे में बोलता है बाकी जो बैलेंस बच गया। क्यों देगा? बाकी बैलेंस कितना बचा? मेरा बाकी बैलेंस क्या बचा? 30%, 50 और 20 मिला के 70% है, तो 100 में 70 गया, बाकी क्या बचेगा? 30%। तो यह सीधा सीधा लिख देता 30%। बैलेंस लिखने का क्या था? यह बचेगा 30% ऑफ टोटल कॉस्ट। मानते हो? अरे बोलो ना। अभी तक समझ में आया क्वेश्चन में क्या चल रहा है? और जो राइट दिया ये मोबाइल, नहीं कुछ नहीं, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन चल रहा है। ये मोबाइल हम बनाकर बेचते हैं 45,000 में। बनाने के लिए लगा खर्चा, जितना भी खर्चा लगा मटेरियल उसका 50%, लेबर 20%, ओवरहेड 30%।
अब अगला लाइन थोड़ा अंग्रेजी समझना, क्या लिखा हुआ अंग्रेजी में जरा देखें। ड्यू टू एंटिसिपेटेड इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग मटेरियल प्राइस बाय 15%, एंटिसिपेटेड इंक्रीज इन मटेरियल प्राइस बाय 15%। तो ये था आज के दिन का खर्चा। हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अगले साल फ्यूचर में मेरा मटेरियल प्राइस इंक्रीज करेगा 15%। बताओ, और मटेरियल प्राइस इंक्रीज करेगा 15%, तो अगले साल मटेरियल कॉस्ट सेम लगेगा, कम होगा या बढ़ जाएगा? कम होगा या बढ़ जाएगा? इंक्रीज माने बढ़ जाएगा। अब आगे बोलता है लेबर का रेट भी 25% बढ़ेगा, तो लेबर का खर्चा भी अगले साल बढ़ जाएगा। द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट वुड कम डाउन बाय 25%। जो एग्जिस्टिंग में प्रॉफिट कमाते हैं वुड कम डाउन बाय 25%। प्रॉफिट वुड कम डाउन, इसका मतलब क्या? जितना प्रॉफिट आज के दिन कमाए सेम रहेगा, बढ़ेगा या गिरेगा? गिर जाएगा 25%। इफ द सेलिंग प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड, अगर सेलिंग प्राइस रहता है अनचेंज्ड, बताओ सेलिंग प्राइस अनचेंज्ड है, अनचेंज्ड माने क्या? सेम रहेगा। तो पहले सेलिंग प्राइस क्या था? 45,000, आगे भी क्या रहेगा? 45,000। मुझे बनाना क्या है? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, प्रॉफिट एंड सेल, यानी इन शॉर्ट कॉस्ट शीट। सो जो गिन के 4 लाइन का तो कॉस्ट शीट है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ओवरहेड, टोटल कॉस्ट आ गया, एड प्रॉफिट, सेल। पर लोचा ये है, सेल तो पता है, ना प्रॉफिट पता, ना टोटल कॉस्ट पता। और अगर ये दोनों नहीं पता तो क्वेश्चन उठता है आगे फिर हम लोग करेंगे कैसे? अब तुम लोगों ने एक बात बताता है, हमारे कॉस्ट एफएम के लास्ट डे तक याद रखना, क्वेश्चन करते करते और जीवन में कभी भी अटको, क्वेश्चन करते करते जीवन में कभी भी अटको, कुछ नहीं करना, आंख बंद करना, अपने एक्स को याद करना। हम नहीं वो वाला एक्स सही, मैथ्स वाला एक्स, मैथ्स वाला एक्स। ये क्या हो गया? ठीक, जीवन में कभी भी अटको ना, कुछ मत करना, आंख बंद करना है, एक्स को याद करना। एक्स में सारे समस्या का समाधान है, एकदम एक्स को याद करना। तुम इतनी इमोशनल क्यों हो गई? ओ अरे ठीक है, संभालो। मतलब बहुत टाइम, कितना टाइम हो गया? अरे ये तो भाई पानी पिलो तो आंख में आंसू आ गया। ठीक है, इट्स नॉर्मल। मतलब मेरे तो लाइफ में कितनी 50-60 एक्स थी, हम देखो कितना मुस्कुराते हुए रहता है। मतलब मेरी नहीं थी, हम कई हो गए एक्स था। चलो यहां पे जैसी जीवन में अटके, घबराना मत, कुछ नहीं करना, एक्स को याद करना। तो बोला चलो ठीक है, एक्स को याद करते, बड़ा अच्छा लग रहा है याद करके। अब एक काम करते हैं, यहां पे देख, मेरा डायरेक्ट मटेरियल है 50, जिंदगी के बाद जिंदगी के साथ भी एक्स ही रहेगा। सूरज भी रो रहा है, 1 2 3 4 5 बार रोया है। वाह वाह वाह, क्या जनरेशन है। फटाफट मूव ऑन करना चाहिए, इतना सोचना नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ पुष्पा। मेरे देखो कान आधा पर्दा खराब चल रहा है। हाँ पुष्पा ही सुना था ना? हाँ मुस्कान, कोई बात नहीं। ये तो बहुत बड़ा जीवन है, बहुत मिलेंगे, इतना क्या सोचना है। हो सकता है इसी बैच में मिल जाए। ठीक, अब देखो मेरा डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है 50% ऑफ टोटल कॉस्ट, पर भैया टोटल कॉस्ट क्या है वो तो मुझे नहीं पता। और जो चीज नहीं पता घबराना मत, उसको क्या मान लेंगे? एक्स। तो एक बात बताओ ना, मेरा डायरेक्ट मटेरियल आएगा 50% ऑफ एक्स। पता है 50% ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं? 50 डिवाइडेड बाय 100। 50% इतना मैथ्स आता है ना? 50% मैंने 50 बाय 100 इंटू एक्स आता है ना इतना। तो पता है इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 0.5x। बोलो, बोल सकते हैं क्या? हम आगे नहीं बढ़ेगा। अरे बोलो ना। और ये समझ में तो बताना अगला लाइन में क्या लिखे। मेरा डायरेक्ट लेबर है 20% ऑफ एक्स, 0.2x। मेरा ओवरहेड रहेगा 30% ऑफ एक्स, 0.3x। ये तीनों मिलाकर आएगा टोटल कॉस्ट, जो मेरा क्या माना हुआ था? एक्स। मानते हो? अरे बोलो ना। अब मेरे टोटल कॉस्ट में हम क्या जोड़ेगा तो क्या मिल जाएगा? ऐड करेंगे प्रॉफिट, क्या मिल जाएगा? सेल। बताओ मेरे क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है या सेल दिया हुआ है? देख तो सेल दिया हुआ है ना 45,000,
तो सेल है 45,000। अब मेरा क्वेश्चन उठता है फिर प्रॉफिट क्या रहेगा? बताओ प्रॉफिट कैसे आता है? कॉस्ट माइनस सेल या सेल माइनस कॉस्ट? तो सेल दिया हुआ है 45,000, कॉस्ट दिया हुआ है x, तो पता है मेरा प्रॉफिट क्या आने वाला है? 45,000 माइनस x। बोलो समझ में आया मैंने क्या किया? बोले सर। डन। अब यह आया प्रेजेंट में। अगले साल क्या होने वाला है? देखो आगे सब दिया हुआ है कि अगले साल मटेरियल प्राइस 15% बढ़ेगा, तो 15% बढ़ा देना, अगले साल का आ जाएगा। मेरा लेबर का रेट 25% बढ़ेगा, लेबर 25% बढ़ा देना, अगले साल का आ जाएगा। मेरा प्रॉफिट वुड कम डाउन बाय 25%, वुड कम डाउन 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 डाउन। अरे बोलो ना, क्या अजीब लग रहा है, डाउन डाउन किया जा रहा है। वुड कम डाउन, प्लस करे या माइनस करे? तो जितना मेरा प्रॉफिट आया माइनस करेंगे, 25% नया प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर सेलिंग प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड, सेलिंग प्राइस रहेगा अनचेंज्ड माने सेम, तो देखना इधर से एक इक्वेशन बनेगा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल, सॉल्व करते जाएगा एक्स का वैल्यू। घबराना मत, शांति से हम वापस पूरा रिपीट करते हुए चलेगा। डन। याद करना उस सुनहरे बचपन के अच्छे दिनों को, जब तुम लोग एक्स को याद करता था, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करता था। फटाफट करते क्वेश्चन नंबर 6, हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। एक्स के आते ना मेरे को एकदम बड़ा खुशी मिलता, वाह मजा आ गया आज तो। अरे मुझ टाइप का नहीं था, तुम ये तो ऐसे बदनाम करे, हम खाली बढ़ गए जीवन भर उस लफंडरबाजी किया है। तुम्हें वो लगता है मुझ टाइप का था? मेरा एक भी हरकत से लगता है मुझ टाइप का था। हाँ सही बोला, अगर वैसा रहता तो ये सब मेडल थोड़ी मिलता। कौन बोला? प्रियंका नाम कैसे पता? इस क्लास में प्रियंका नाम नहीं आना चाहिए। किसी का खुद का नाम प्रियंका रहे और हम पूछे तो प्रियंका नाम मत बताना। एक चीज कॉमन है हम लोग में। चलो एक काम करते हैं, फटाफट करते हैं। सबसे पहला बात, टोटल कॉस्ट को क्या मान रहे हैं? एक्स। लेट द टोटल कॉस्ट बी एक्स। सर मेसी और रोनाल्डो? मेसी। चलो फटाफट यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स। पहला लिखते हैं प्रेजेंट में, आज के दिन खर्चा क्या लगा, फिर लिखते हैं प्रपोज्ड में, अगले साल खर्चा क्या लगेगा। ठीक है, तो पहले प्रेजेंट वाले को निपटाते हैं, बाद में प्रपोज्ड वाले को। हैप्पी 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 हैप्पी। अब यहां पे रियलाइज करो, इस क्वेश्चन में उतना सारा लाइन ही नहीं है जो बैठ के पूरा कॉस्ट शीट बनाए। गिन के 3 तो लाइन दिया हुआ है, तुम क्या कॉस्ट शीट बनाएगा उसका? तो जो 3 लाइन है सीधा सीधा लिखते हैं। चलो मेरा पहला लाइन क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट मटेरियल 50% ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट दिया हुआ है एक्स, तो डायरेक्ट मटेरियल आने वाला है 50% ऑफ एक्स, ये आएगा 0.5x। क्या बात है प्रतीक, क्या बात है, हमारे प्रतीक ने कहा डन। मेरा अगला लाइन लिखा हुआ है डायरेक्ट लेबर 20% ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट एक्स था, उसका 20% क्या आने वाला है? 20/100 यानी 0.2x। क्या हो गया? हमारे राम ने कहा डन। हम सबके राम ने कहा डन। वो सबरी कहां गई? कल थी ना एक, वो फल वल लाने गई होगी। चलो अब अगला है मेरा ओवरहेड। ओवरहेड में है बैलेंस। बैलेंस माने क्या? 50 और 20 70 गया, बाकी बचा 30%, तो 30% ऑफ एक्स यानी 0.3x। चलो मिलाकर आने वाला है टोटल कॉस्ट, जो माने हुए थे एक्स, ऐड करेंगे प्रॉफिट, ऐड करेंगे प्रॉफिट क्या आने वाला है? सेल। ऐड करेंगे प्रॉफिट क्या आने वाला है? सेल। अब देखा मेरे क्वेश्चन में प्रॉफिट तो नहीं दिया हुआ था, पर सेल दिया हुआ था, और हमारे क्वेश्चन के पहले लाइन में दिया हुआ था। जरा देखता हमारे क्वेश्चन का पहला लाइन में सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ था? 45,000।
तो भैया सेल दिया हुआ है 45,000, क्या मिलेगा प्रॉफिट। और मेरा प्रॉफिट कैसे आएगा, सेल में से कॉस्ट माइनस कर दे, तो 45,000 माइनस एक्स क्या आने वाला है प्रॉफिट। बोलिए क्लियर है, अरे बोलो ना, एक तुम तो बोलता नहीं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है फिर, और जब रंजन को गुस्सा आता है कुछ नहीं होता, तो मेरा गुस्सा देखा गया है, देखता है ना, थर थर कांपता है लोग। चलो अब अगला लाइन में देख क्या लिखा हुआ है, हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं, एंटिसिपेट, अच्छा वैसे एंटिसिपेट माने क्या, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल मेरा इंक्रीज होने वाला है मटेरियल प्राइस 15%, तो और मटेरियल का खर्चा 15% बढ़ेगा, तो भैया ये जो मटेरियल लगा अगले साल सेम थोड़ी लगेगा, प्लस 15% लगेगा। मानते हो मानते हो मानते हो मानते हो मानते हो, क्या आएगा हम लोग बाद में निकालते हैं, पर 15% बढ़ेगा। अब आगे बोलता है मेरा लेबर का रेट भी बढ़ने वाला है 25%, तो भैया लेबर भी अगले साल 25% बढ़ जाएगा। मानते हो मानते हो मानते हो। अगला लाइन, मेरा एग्जिस्टिंग प्रॉफिट वुड कम डाउन बाय 25%, प्रॉफिट 25% डाउन हो जाएगा, डाउन डाउन माइनस हो जाएगा, तो भैया जितना भी प्रॉफिट था ये अमाउंट, ये जितना भी प्रॉफिट था ये वाला अमाउंट, ये माइनस हो जाएगा, कितना था 25%। मानते हो। कब, अगर सेलिंग प्राइस रिमेन्स अनचेंज, अगर सेलिंग प्राइस अनचेंज रहे यानी चेंज ना हो यानी सेम रह जाए, तो देखो सेलिंग प्राइस क्या रह जाएगा, सेम, यानी 45,000। डन। अब एक काम करना, बाजू में कितना कितना अमाउंट है जरा कैलकुलेट करना। सुनो ना एक बार फटाफट कैलकुलेट में कैलकुलेट करो ना। पहले वाले में है 0.5x प्लस 15%, कैलकुलेटर में 0.5 लिखना प्लस 15% निकालना, कितना आया, कितना बोला, 0.575, लास्ट में जोड़ देना है x। हैप्पी। मेरा अगला वाला नॉट रिक्वायर्ड, रंजन मेंटल मैथ से खुद करेगा। अगला लिखा हुआ है 0.2x में प्लस करना 25%, तो 0.2 प्लस 25% ऐड करके देखते हैं कितना आने वाला है, 0.25x। चलो डन। अब मेरा अगला है ओवरहेड। तुम लोग बताओ ओवरहेड में कहीं कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, बढ़ा या गिरा या सेम रहा, कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, तुम लोग क्या मानेगा, बढ़ गया, गिर गया, सेम रह गया, सेम रह गया, सेम रह गया, मतलब 0.3x। मानते हो मानते हो। अब जैसे तीनों को ऐड करेगा मिलाकर आएगा टोटल कॉस्ट, जैसे तीनों को ऐड करेगा मिलाकर आएगा टोटल कॉस्ट। सुनो ना एक बार तीनों को ऐड करना, कैलकुलेटर में ऐड करना, और कैलकुलेटर में ऐड करके बताना ये कितना आएगा। मेरा मेंटल मैथ्स कहता है आएगा 1.125x। जरा करके देखो। डन। अब अगला मेरे को निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या बोला, जितना आज के दिन प्रॉफिट था ये 25% कम हो जाएगा। अब देख आज के दिन मेरा प्रॉफिट है इतना अमाउंट, मेरे को इसको 25% कम करना है, तो पहले हम लोग क्या करें, इस 45,000 को 25% कम करते हैं। एक बार कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो ना, 45,000 माइनस 25% कितना आएगा, 33,750। अब अगला है माइनस, तो लिख दिए माइनस। अब x में 25% माइनस करना है, x में 25% माइनस करना है। अब x के पहले ऑब्वियसली 1 ही रहेगा, तो 1 में से 25% माइनस कर, कितना आएगा 0.75, क्या लगा देंगे x। बोलो तुम लोग समझा हम प्रॉफिट कैसे निकाला। तो पहले हम क्या किया, 45,000 माइनस 25%, बाद में जो x है, x के पहले कुछ नहीं है मतलब 1 ही है, तो 1 में से 25% माइनस किया आया 0.75, क्या लगा दिया x। डन। अब देखिए है टोटल कॉस्ट, ये है प्रॉफिट, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के आता है सेल, इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करना, क्या मिलेगा, x का वैल्यू। हम चाहेंगे आप लोग हर एक जन स्वयं कैलकुलेट करने का प्रयास करें, x का वैल्यू कितना आएगा। चलो फटाफट लिखे। तो देखना ये रहा मेरा टोटल कॉस्ट 1.125x। इस टोटल कॉस्ट में ऐड करेगा प्रॉफिट, ये रहा प्रॉफिट, मिलाकर क्या है सेल 45,000।
तुम लोग को इक्वेशन सॉल्व करना आता है ना? आता है ना? फटाफट एक बार सॉल्व करके देखना हमारा एक्स का वैल्यू कितना आएगा। चलो यहां पे सारे एक्स एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। तो 1.125x माइनस 0.75 ये आएगा 0.375x, और ये इधर गया तो माइनस हो जाएगा 45,000 माइनस 33750 ये आएगा 11,250। सुनो ना, एक बार x का वैल्यू एक बार कैलकुलेट करना, कितना आ जाएगा 30,000। बताओ मैंने सही लिखा? सही कैलकुलेट? तुम लोगों को सुनो ना, कैलकुलेशन सही हुआ ना? अरे कोई डाउट है तो पूछो ना, हम आगे नहीं बढ़ेगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 3, 2, 1. Yes, sir. Yes, sir. अरे इंस्टॉलमेंट में एक साथ बोलो ना। बोलो, आया ना समझ में? इक्वेशन समझ में आया ना कैसे सॉल्व करते हैं? एक्स एक तरफ ले जाते हैं, बाकी एक तरफ ले जाते हैं। ठीक, तुम बस इमोशनल मत हो। ठीक, हमारा सारे एक्स एक तरफ ही और इमोशनल हो गई। चलो मेरा एक्स का वैल्यू है 30,000। अब जरा देखते हैं हमारे लास्ट पैरा में क्या लिखा हुआ है, और फटाफट एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं 4 लाइन का, हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। चलो भैया देखिए लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है। तो देखो 2 पार्ट था क्वेश्चन का, पहला पार्ट कर लिए, अब आता है सेकेंड पार्ट। क्या करना है? प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट। कॉस्ट निकालना है, प्रॉफिट इजी है, सेल वेरी इजी, अंडर द प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट में कॉस्ट प्रॉफिट सेल निकालना है, एंड विद द इंक्रीज एक्सपेक्टेड फॉर फ्यूचर, फ्यूचर का भी निकालना है। अब अगला लाइन बड़ा अच्छा है, थोड़ा बताना। कॉस्ट प्रॉफिट सेल निकालना है प्रेजेंट में, मिल जाएगा। अगला निकालना है फ्यूचर में, मिल जाएगा। पर क्या लिखा हुआ है? अज्यूमिंग सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एज एट प्रेजेंट। सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एज एट प्रेजेंट हैड टू बी अर्नड। कोई ख्याल नहीं ना मेरे को इतने से लाइन का मतलब समझाओ, इसका मतलब क्या? बताओ इतने से लाइन का मतलब क्या? आज के दिन जो प्रॉफिट का परसेंटेज निकाला हुआ है कॉस्ट पे, बोलते हैं ना प्रॉफिट कितना परसेंट है, तो आज के दिन निकालेंगे प्रॉफिट कितना परसेंट है कॉस्ट का। बोलता है ये सेम परसेंटेज अगर फ्यूचर में भी अर्न करना है, तब बोलो कॉस्ट प्रॉफिट सेल क्या रहेगा। यानी पता हम लोग क्या करेंगे? सेम कॉस्ट शीट वापस से बनाएंगे, अब की बार सारा वैल्यू लिख देंगे, एक्स का वैल्यू आया तो सारा वैल्यू लिख देंगे, प्रेजेंट का काम हो गया। प्रपोज में कॉस्ट आ जाएगा, टोटल कॉस्ट तक आ जाएगा, पर जो प्रॉफिट लिखेंगे ना, पता है कौन सा लिखेंगे? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, जो आज के दिन कमाए वो कमाना है। तो प्रेजेंट में देखेंगे प्रॉफिट कितना परसेंट था कॉस्ट का, प्रेजेंट में देखेंगे प्रॉफिट कितना परसेंट है कॉस्ट का। बोलते अगर सेम परसेंटेज कमाना है तो बोलो अगले साल प्रॉफिट क्या रहेगा। तो प्रेजेंट पूरा निकालते हैं, प्रपोज में कॉस्ट तक निकालते हैं, फिर देखेंगे प्रेजेंट में कितना परसेंट कमाया, सेम कमाना है अगले साल, फिर निकालेंगे कॉस्ट प्रॉफिट सेल क्या है। तो एक काम करना, फिर से ये बनाना, और अब की बार दत्त तरीके एक्स के वैल्यू को पुट करके बनाना। हाँ हालांकि अब तो बोल ही सकते हैं, क्या दिक्कत है। हाँ आराम से यस। चलो वापस से बनाते हैं कॉस्ट शीट, वही गिन के 5 लाइन के साथ, अब की बार सारा एक्स का वैल्यू पुट करते हुए बनाएंगे। अभी अगला 2-3 दिन कोई साइक्लोन वाइक्लोन का प्रेडिक्शन है ना? बारिश तो चलता ही रहेगा, उसमें क्या है? बारिश को लेके डर देगा नहीं है। बारिश में क्या रखा है? वो तो रखा है पानी। चलो मेरा पहला है डायरेक्ट मटेरियल। देख यहां पर था 0.5x, x का वैल्यू 30,000 आया हुआ है, तो 30,000 इंटू 0.5 कितना आएगा? 15,000। चलो मेरा अगला है डायरेक्ट लेबर।
मेरा डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 0.2 इंटू एक्स का वैल्यू 30,000 आया हुआ है। 30,000 इंटू 0.2 कितना आएगा? 6,000। मेरा अगला है ओवरहेड। ओवरहेड है 0.3 इंटू एक्स का वैल्यू 30,000 आया हुआ है। 30,000 इंटू 0.3 कितना आएगा? 9,000। चलो मिलाकर आया टोटल कॉस्ट, अगर कैलकुलेट करेगा ये है 30,000। चलो ऐड करते हैं प्रॉफिट क्या आने वाला है? सेल। चलो ऐड करते हैं प्रॉफिट क्या आने वाला है? सेल। सेल था 45,000, प्रॉफिट कितना आएगा? 15,000। बोलो वेरी इजी। अब एक काम करना, जरा प्रपोज में भी कैलकुलेट करना टोटल कॉस्ट तक, फिर प्रॉफिट क्या आएगा? प्रॉफिट आज के दिन जितना परसेंट है कॉस्ट का, सेम परसेंटेज कमाना है। तो निकालेंगे कितना परसेंट आज के दिन, सेम परसेंटेज अगले साल कमाना है। अब मेरा डायरेक्ट मटेरियल आएगा प्रपोज में 0.575 इंटू 30,000, ये शायद आने वाला है कितना बोला? 17,250। मेरा डायरेक्ट लेबर आएगा 0.25 इंटू एक्स, 30,000 इंटू 0.25 कितना आएगा? 7,500। मेरा ओवरहेड का वैल्यू कितना आएगा? 0.3 इंटू एक्स, 30,000 इंटू 0.3 होता है 9,000। एक बार मेरे को क्या टोटल कॉस्ट बताएगा? 37 33,750। बोलो मैंने सही लिखा? अब आगे ना प्रॉफिट भी जोश जोश में ऊपर से देख के मत लिख देना। हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट जो आज के दिन कमाए वही कमाना है। तो पहले मेरे को निकालना पड़ेगा आज के दिन कितना परसेंट प्रॉफिट कमाए थे। तो एक काम करें, जरा निकाले प्रॉफिट परसेंटेज क्या था आज के दिन, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या चीज का निकालना है? ऑन कॉस्ट। तो देख आज के दिन प्रॉफिट है 15,000, जब कॉस्ट कितना था? 30,000। सुनो ना एक बार, हमको ये नॉट रिक्वायर्ड, मैं खुद ही कर लूंगा। 15,000 का प्रॉफिट आया जब आज के दिन कॉस्ट था 30,000, यानी प्रॉफिट कितना परसेंट कमाए? 50% ऑफ टोटल कॉस्ट। मानते हो? बोला आज के दिन जितना परसेंट प्रॉफिट कमाया, बोलते हैं सेम परसेंटेज अगले साल कमाना है, तब बोलो प्रॉफिट और सेल क्या रहेगा? तो अगले साल भी कमाना है 50% ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट है 33,750, इसका 50%, और कैलकुलेट करेगा मेरा मेंटल मैथ्स कहता है आने वाला है 16,875। क्या मैंने सही लिखा? अब जैसे इस टोटल कॉस्ट में ऐड करेंगे प्रॉफिट, मेरे को मिलने वाला है सेल वैल्यू। कैलकुलेट करना, ये वैल्यू आएगा 50,625। तो मेरा पहला पार्ट में सेल वैल्यू को सेम माना गया था, सेकेंड पार्ट में सेल वैल्यू को नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज को सेम माना गया। चलो डन, चलो डन, चलो डन, चलो डन। चलो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। हमारा आज का पहला हेडिंग लिखा डायरेक्ट मटेरियल। अब जो मेरा क्वेश्चन का पहला 3 लाइन था, ये तीनों लाइन को बड़ा विस्तार में करके जानेंगे। डायरेक्ट मटेरियल, अब लाइन बाय लाइन आज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस करेंगे, कल सारा ओवरहेड करेंगे, और हमारा चैप्टर डन। फिर खाली क्वेश्चंस करना है। हैप्पी? तो एक काम करना, जरा पहला हेडिंग लिखा डायरेक्ट मटेरियल। मान लो अगर बाई चांस कोई दिन बहुत तेज बारिश हुआ, तो कोई तो आएगा ना। हाँ मतलब कोई तो आए, ऐसा नहीं हम अकेला रह जाए। कितने लोग आएंगे? कितना ही तेज बारिश हो जाए, आएगा ही आएगा, कुछ भी हो जाए। ओह माय गॉड, ये जोश, बस ये जोश उस दिन भी याद रखना जिस दिन बारिश रहे। हम आएंगे, मेरा चिंता मत करो। बहुत ज्यादा बारिश हुआ, हम एक रात पहले आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे मेरे क्या है, यहाँ पे हमारा आराम से वो सब है ही, खुपचा है उसमें प्रॉपर, वो सब भी है। बेड नहीं बोलते, सोफा बोलते उसको। सोफा है, पिलो है, आराम से सो जाएंगे यहाँ पे। नहीं नहीं, तुम लोग को यहां नहीं याद है। चलो एक काम करना, डायरेक्ट मटेरियल लिखना। सर मैं छत्तीसगढ़ से आऊंगा। अरे वाह क्या बात है सर। अलग अलग नोटबुक मेंटेन करेगा क्वेश्चन और कंसेप्ट राइटिंग के लिए? ना ना ना, सेम नोटबुक, सेम नोटबुक।
चलो डन। मेरा पहला बात है डायरेक्ट मटेरियल क्या है, ये हम कल बताया था। मेरा डायरेक्ट मटेरियल क्या है, वो सारा मटेरियल जो फिनिश गुड्स को देखते ही समझ में आएगा ये क्या चीज से बना हुआ है। याद करो हम लास्ट डे बहुत सारे एग्जांपल दिया था। एक हम एग्जांपल दिया था सिगरेट का, याद है? सिगरेट को देखते नजर में आया था वो क्या क्या मटेरियल से बना। एक था टोबैको, एक था फिल्टर रॉड, एक था सिगरेट पेपर। तो जो देखते नजर में आया क्या चीज से बना है वो क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। तुम लोग तो एक कैमरा क्या क्या चीज से बना है? पहला है लेंस, और बोलो क्या? कुछ मेटल है, और क्या है? स्टिक है, चिप है, और वायर है, और कैमरा से बना है। वाह 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 वाह, तुम तो साइंस बैकग्राउंड के बताओ और क्या क्या चीज से बना है। ठीक, तो यानी देखो जैसे ही देखते हुए नजर में क्या क्या चीज से बना हुआ है, ये सारा क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। जैसे लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था बॉटल का, देखते नजर में स्टील से बना हुआ है, तो मेरा क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। यानी शॉर्ट कोई भी प्रोडक्ट को देखते नजर में क्या चीज से बना है वो क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। तो एक काम करें, जरा फटाफट लिखते हैं। चलो, इट डिनोट्स द मटेरियल, इट डिनोट्स द मटेरियल which can be directly identified नहीं सौम्यजीत, नहीं, हम क्लास के बाद बताते तुमको। It denotes the material which can be directly identified or related to finished goods. यानी वो सारा मटेरियल जो फिनिश गुड्स में हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, देखते समझ में आ गया भाई ये तो यही चीज से बना हुआ है, वो सब क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। हैप्पी 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 हैप्पी। अब काम का बात शुरू करते हैं। ये बात तो पहले भी पता था। जरा बताना, कॉस्टशीट का पहला लाइन क्या था? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालता था? मेरा ओपनिंग रॉ मटेरियल ऐड करते हैं, परचेज माइनस करते हैं क्लोजिंग रॉ मटेरियल। अब ओपनिंग रॉ मटेरियल क्लोजिंग रॉ मटेरियल में कोई लोचा नहीं है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, परचेज के वैल्यू में क्या आएगा? अब मान लो मैं टोबैको परचेज कर रहा हूं, रॉ मटेरियल है, और हम परचेज कर रहे हैं, और मान लो हमारा सप्लायर कौन था? हर्षित। अब मान लो बोला भाई हर्षित टोबैको लेना है, बता इसका खर्चा क्या लगेगा? मान लो एग्जांपल है, बोलता है 20 लाख रुपया लगेगा, तो मेरा परचेज में आएगा 20 लाख। क्वेश्चन उठता है क्या खाली 20 लाख आएगा? नहीं, 20 लाख तो आएगा ही, प्लस उसके वहां वेयरहाउस से मेरे फैक्ट्री तक पहुंचाने में जितना खर्चा लगा। सोचो ना, सप्लायर वहां पर है, अब सप्लायर के वेयरहाउस से मेरे फैक्ट्री तक वो रॉ मटेरियल पहुंचाएगा, वहां से यहां तक पहुंचाने में जितना खर्चा लगा वो सारा खर्चा भी पता है क्या होगा, परचेज में जुड़ जाएगा। यानी हमारे परचेज के वैल्यू में क्या आएगा? जितना खरीदने का खर्चा है वो तो आएगा ही आएगा, प्लस उसके वहां से मेरे यहां तक पहुंचाने में रास्ते में जितना खर्चा लगेगा पहुंचाने का, वो सारा कॉस्ट भी परचेज के अंदर में ही जुड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन उठता है, ऐसे खर्चा क्या क्या लगेगा? वो खर्चा क्या क्या लगेगा हम बताते हैं। इसके लिए मेरा फैक्ट्री को, कितना गंदा फैक्ट्री है ना। चलो अब एक काम करना, फटाफट सुनना 5 मिनट के अंदर, ठीक? एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये क्या लिखा है? हर्षित। हर्षित का ये वो है वेयरहाउस है, ठीक? अब ये हमारे हर्षित का वेयरहाउस, मान लो इसमें बहुत सारा रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, टोबैको पड़ा हुआ है, फिल्टर रॉड भी पड़ा हुआ है, सिगरेट पेपर भी पड़ा हुआ है, बहुत कुछ पड़ा हुआ है। हैप्पी। अब मैंने कॉल किया हर्षित को, बोला भाई हर्षित फटाफट टोबैको, फिल्टर रॉड, सिगरेट पेपर मेरे यहां भेज। मान लो इसका फैक्ट्री महाराष्ट्र में है और बैंगलोर कर्नाटका में है। अब इसको महाराष्ट्र से बैंगलोर लेके आना है, तो ऑब्वियस बात है सर भी उठा के तो लेके आएगा नहीं। ये क्या करेगा, एक ट्रक वाले को बुलाएगा। मान लो वो ट्रक वाला कौन है? आप। आपका नाम क्या है? अतुल। वेरी नाइस, बुरा नहीं मानते ना, सब ठीक। ये मान लो हमारा अतुल का ट्रक आया, तुम लोग मेरा ड्राइंग देखना, फैन हो जाएगा, ठीक? मान लो हमारे अतुल का ट्रक आया। अब जैसे ही वहां पर आया, ये अतुल को क्या बोला, भाई एक काम कर, फटाफट आईटीसी लेकर जा। बोला क्या लेकर जाना है? बोला टोबैको, फिल्टर और सिगरेट पेपर। अब यहां पर क्या रहेगा, मान लो कुछ मजदूर है, ये चारों मजदूर है, ठीक? अब ये चारों मजदूर लोग क्या करने वाला है, जो भी वेयरहाउस में टोबैको है इसको लोड करेगा, फिल्टर रॉड को लोड करेगा, सिगरेट पेपर को लोड करेगा। और जब ये लोग लोड करेगा तो फोकट में थोड़ी करेगा, पैसा चार्ज करेगा।
पता है लोड करने के लिए जो खर्चा लगता है उसका नाम क्या होता है? लोडिंग चार्जेस। तो देखो जैसे ही अतुल पहुंचा, सबसे पहले इसको लोड किया, जस्ट इमेजिन करो कितना सुंदर से बना रहा है। अब जैसे लोड किया गया, मेरा पहला खर्चा लगा जिसका नाम क्या है? लोडिंग चार्जेस। अब हमारा अतुल निकला गाड़ी लेके, फटाफट गाड़ी लेके निकला और यहां पहुंचा। ऐसा ही लग रहा मूवी चल रहा है, माइंड ब्लोइंग। ठीक, अब हमारा अतुल यहां पर पहुंचा। अब जैसे यहां पर पहुंचा, तुम लोग बताओ उधर में लोड किया गया था। आज जैसे हमारे बैंगलोर फैक्ट्री में पहुंचा, बताओ यहां पर क्या करना पड़ेगा? अब मान लो अनलोड कौन करेगा? ये मजदूर लोग करेंगे। हैप्पी हट्टा कट्टा मजदूर आराम से फटाफट करेगा। ठीक, अब मान लो हमारे ये सारे वर्कर्स लोग क्या करने वाले हैं? अनलोड। और जब अनलोड करेगा तो देख, ओ भाई रंजन का ये टैलेंट आज निखर के आ रहा है। ठीक, बताओ ये लोग अनलोड करेगा, ये लोग भी पैसा चार्ज करेगा। ये लोग जो पैसा चार्ज करेगा, पता उसका नाम क्या आएगा? अनलोडिंग चार्जेस। सोचो वहां पे वो भेजा बिना लोड किए कैसे आता? यहां पे अगर ये अनलोड नहीं होता तो यहां कैसे पहुंचता? तो यानी मेरा जो परचेज का वैल्यू निकालेंगे तो जितना हर्षित को रुपया देना है वो तो देना है, साथ में लोडिंग चार्जेस भी जुड़ेगा, लोडिंग भी जुड़ेगा। अब हमारा अतुल देख रहा, बोलो वाह, जो लोड किया उसको रुपया मिला, जो अनलोड किया उसको रुपया मिला। हम तो महाराष्ट्र से बैंगलोर लेकर आए हैं तो इसको भी रुपया मिलेगा। तुम लोग बताएगा जो ट्रक वाले को रुपया मिलेगा, ट्रक वाले को रुपया मिलेगा, इसको क्या नाम से बोला चाहिए? क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? कैरेज इनवर्ड या आउटवर्ड? अब मिडल तो इनवर्ड है, तो बताइए इसको जो हम रुपया देगा इसका नाम क्या आने वाला है? ट्रांसपोर्टेशन या कैरेज इनवर्ड? इसका एक और नाम होगा फ्रेट इनवर्ड। तो देखो 3 खर्चा बताया, एक सेकंड। पहला लोडिंग, अगला रास्ते का ट्रांसपोर्टेशन या कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड। बोलो यहां तक समझ में आया? ठीक, अब हम बताते हैं एक ट्रक के अंदर में अगर पूरा का पूरा टोबैको भर के आए तो एक जमाने में उसका रेट गोल्ड जितना था। जो तुम 1 मिनट में फूक के उड़ाता है ना, इसका रेट सोचो कितना ज्यादा है। अब इमेजिन करो ट्रक के अंदर में इतना महंगा चीज आ रहा है तो रास्ते में डर रहेगा कि आग ना लग जाए, रास्ते में डर रहेगा कि ऐसा गुंडा गुंडी लोग ना मिल जाए, मतलब अच्छे अच्छे चोरनी चोर टाइप लोग ना मिल जाए। तो जस्ट इमेजिन, तुम्हारा नाम क्या है? डोंट टेल मी तुम्हारा नाम प्रियंका है। ऐसे गुंडा गुंडी लोग ना मिल जाए। ठीक, पता है ऐसा डर रहेगा। अब ऐसे डर को दूर कर दे, और आके बैठी भी फर्स्ट बैच में, एक्स का बात चल रहा है, प्रियंका जी सामने बैठी है। अब देखो, अब तुम लोग जरा मेरे को बताना, रास्ते में जब इतना महंगा चीज आ रहा है, डर है कहीं आग ना लग जाए, गुंडा गुंडी ना मिल जाए, पता है ऐसे डर को दूर करने के लिए एक इंसान क्या लेगा? अब जो रास्ते का इंश्योरेंस है ना, इसे कहते हैं ट्रांजिट इंश्योरेंस। ट्रांजिट माने रास्ते का इंश्योरेंस। मैंने 4 खर्चा बताया, अभी हम पूछेगा, ठीक, हम इशारा करेगा, मेरा इशारा देखे तुम लोग समझ पाता है क्या? गुंडा गुंडी, ट्रांजिट इंश्योरेंस। तो यह आया मेरा 4 खर्चा। अब अगला जो हमारे अतुल, मानो हमारे अतुल जी निकले ट्रक लेकर आ रहे हैं बैंगलोर। तुम लोग कभी वो किया है? अरे हाँ 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 हाँ, मतलब हाईवे पे गए कभी? लॉन्ग ड्राइव पे गए? कभी भी अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाओगे और नेशनल हाईवे में बताओ हर कुछ देर बाद क्या मिलने वाला है? टोल। अब मान लो हमारा अतुल निकला गाड़ी लेके, ठीक, अब जब ये निकला गाड़ी लेके, महाराष्ट्र से आ रहा है हमारा कर्नाटका। अब जब निकला, मान लो कुछ देर चला, रास्ते में ये मिली, ये रोकी, कहां चले? नहीं उस सेंस में नहीं, हम नॉर्मल सेंस में पूछे, ये हमको गुस्सा में देख रही है ऐसे। ठीक, बोले कहां चले? बोले कुछ नहीं, बस आईटीसी के अंदर में टोबैको डिलीवर करना है, उसके लिए जा रहे हैं। बोला ऐसे कैसे जाओगे? पहले टोल टैक्स दो। अब सबसे पहले टोल टैक्स दिया, वापस से आगे बढ़ा, रास्ते में ये मिली, कहां चले? बोला कुछ नहीं, बस जा रहे हैं आईटीसी के अंदर में टोबैको देने। बोला रुको रुको रुको, पहले टोल टैक्स दो। फिर रास्ते में ये मिली, ये मिली, ये मिली, ये मिली, ये मिली, मिलते गए, सब मिलते गए, कितना खुश हो रहा है। ठीक, इतने सारे लोग मिले
और सबको क्या ले रहे हैं? टोल टैक्स। तो जस्ट इमेजिन करो अगर बाई चांस ये सारा खर्चा नहीं किया जाता, और ये सारा खर्चा नहीं किया जाता, क्या लगता है हमारा टोबैको फैक्ट्री तक पहुंच पाता? और अगर पहुंच ही नहीं पाता तो ये फिर भैया आगे काम कैसे करता? जैसे अगर मुझे ये निकालना है परचेज करने का कुल मिलाकर वैल्यू क्या है, तो जो इसको रुपया दिए वो तो है, पर उसके वहां से मेरे यहां तक पहुंचाने में रास्ते में जितना खर्चा लगा वो भी मेरे को सारा जोड़ना पड़ेगा। हैप्पी? एग्जाम में कभी कभी 4 मार्क का क्वेश्चन आता है कि जब परचेज का वैल्यू निकालेंगे, परचेज के वैल्यू के संग में क्या क्या जोड़ना है, बहुत सारे ऑप्शंस दिया रहेगा। तुम लोग इसको ऐड करेंगे, इसको नहीं करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको नहीं करेंगे। हैप्पी? डन? चलो बताना क्या क्या ऐड होगा। सबसे पहला बात, अगला कैरेज इनवर्ड का एक और नाम, फ्रेट इनवर्ड का एक और नाम, ट्रांसपोर्टेशन, गुंडा गुंडी, रास्ते में ये मिली, ये मिली, ये मिली, ये मिली, ये मिली, टोल टैक्स। चलो डन, फटाफट लिखते हैं 2 शब्द। सर सब काट रहे हैं टैक्स, बात तो अच्छा बोला। टैक्स लगाता नहीं लगाता तब भी चलता है। सर मेरे दीदी का नाम प्रियंका है। हम क्या करें? चलो हाँ, चलो परचेज वैल्यू में क्या आएगा? परचेज वैल्यू इंक्लूड्स, अब जब भी हम लोग परचेज का वैल्यू लिखेंगे ना, अभी तक तो देखो हमारे कॉस्ट शीट में सीधा परचेज दिया रहता था। अब कल जब करेंगे ना, हमारे क्वेश्चन में परचेज दे देगा, संग में क्या बोलते हैं ट्रांजिट इंश्योरेंस दे देगा, कैरेज इनवर्ड दे देगा, टोल टैक्स दे देगा, तो सब कुछ को जोड़ जुड़ा के परचेज में ऐड करना है। तो परचेज वैल्यू इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ परचेज। भैया हमारा टोबैको को खरीदने का खर्चा क्या लगा, वो तो आएगा ही आएगा, वही तो परचेज का कॉस्ट था, पर उसके अलावा वहां से यहां तक पहुंचाने का बाकी सारा कॉस्ट भी जोड़ेंगे। तो बाकी सारे कॉस्ट में क्या आएगा? कॉमा, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, ठीक है ना अतुल? हाँ भाई, अगला रास्ते के ट्रांसपोर्टेशन लेने वाला है, कैरेज इनवर्ड लेने वाला है, फ्रेट इनवर्ड लेने वाला है। तुम लोगों को मेरा हैंडराइटिंग आज थोड़ा सा खराब लग रहा होगा। ठीक, लोडिंग आया, अनलोडिंग आया, ट्रांसपोर्टेशन आया, रास्ते में गुंडा गुंडी लोग मिला, ट्रांजिट इंश्योरेंस, अगला रास्ते में ये लोग सब मिली, टोल टैक्स, ठीक, एंड अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज। तुम लोगों ने समझाने के समय 5 चीज समझाए, लिखवाने के समय एक नया चीज क्या जोड़ दिया? अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज। ये अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज क्या होता है? अब हम बताते हैं क्या होता है। सुनो ना, इस क्लास में किसी के पास कोई भी बिल है क्या? कोई भी इनवॉइस है, कोई भी बिल दो ना। नहीं, एक बार कुछ भी है तो दो ना। मेरे बिल देगा? हाँ कोई भी दो, हमको बस एक चीज समझाना है। ये कैसा बिल है? हाँ हाँ, छोड़ो, इसे पढ़ना नहीं चाहिए, क्या लेके आया। ठीक, अब सुनो, अब एक अगला बात सुनो, और हम उम्मीद करते हैं शायद तुम लोगों को थोड़ा बहुत सुना हुआ है, और बाकी जो थोड़ा और जानना है ना, वो तुम लोग इंडायरेक्ट टैक्स में और डिटेल में जानेगा। जीवन में पता है, कभी कोई भी चीज खरीदता है ना, तुम लोग हमेशा मांगता है बिल, और कभी भी अगर बिल लेता है, कभी तुम लोग पता नहीं बिल को ध्यान दिया है या नहीं, पता है बिल कुछ ऐसा दिखता है। यस सर, मतलब लिखने तो दो। बिल पता है कुछ ऐसा दिखता है। मान लो हमारा ये जो लड़का है हर्षित, इससे हम टोबैको लिया। एक बार एग्जांपल को सिंपल रखने के लिए हम बता रहे हैं। मान लो जो टोबैको लिया ये कितने रुपए का था? 1000। एग्जांपल सिंपल रखने के लिए, ताकि तुम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाओ। अब 1000 रुपए का टोबैको लिया, पता है उसके बाद ये कुछ ऐड करेगा।
बता दो, एक सुना है CGST, SGST, कोई बता दो, अगर ये बाई चांस बॉम्बे से कर्नाटका आ रहा है, वो इतना ज्ञान है, बॉम्बे से कर्नाटका आ रहा है, क्या ऐड करेंगे? सही में पता है? तुम लोग का GST स्टार्ट हो गया? तो इतना ज्ञान कहां से आया? फाउंडेशन। ठीक, अब मान लो ये ऐड करने वाला है IGST, मान लो एग्जांपल है @18% ये आया 180 रुपया, कुल मिलाकर आया 1180 रुपया। हैप्पी? हैप्पी? अब इन्होंने मेरे को बिल दिया है 1180 रुपया और इन्होंने बिल दिया है 1180 रुपया, तो पता है इसको रुपया भी कितना देने वाला है? 1180। मान लो एग्जांपल हम हर्षित के पास गया और 1180 रुपया दे दिया, ठीक है, दे दिए हर्षित को 1180 रुपया। अब जैसे ही ध्यान देना, मैंने 1180 रुपया दिया, इश कितना गंदा कलर है, एक सेकेंड, ध्यान देना, मैंने हर्षित को 1180 रुपया दिया। कितना दिया? 1180। अब जैसे ही मेरे को बिल मिला, पता मैं बिल लेकर जाने वाला है दिल्ली। बोले क्या करेंगे दिल्ली जाके? हम जाएंगे दिल्ली और पहुंचेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एक सेकंड, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। मान लो यहां पे बैठी हुई निर्मला जी, हम वहां पर जाएंगे और ये बिल जाके उनके मुंह पे नहीं, यूट्यूब पे जा रहे नहीं, बिग फैन ऑफ निर्मला जी। हम क्या करेंगे, इनको प्यार से बिल दिखाएंगे। हम बोले देखिए निर्मला जी, मैंने GST का भी रुपया दिया है 180। तो बोलेंगे मैं क्या करूं? हम बोला सुनिए निर्मला जी, ये जो टोबैको मेरे को मिला ना, इससे हम सिगरेट बनाएगा। ये जो टोबैको मिला ना, इससे सिगरेट बनाएगा, और जब सिगरेट बनाकर बेचेगा तो आप वापस से GST जोड़ेंगे। तो बस निर्मला जी एक रिक्वेस्ट है, जिससे हम सिगरेट बनाकर बेचेगा और वापस से जो GST जुड़ेगा, तो आप मेरे से 2 बार GST क्यों ले रहे हैं? एक बार तो देखिए हम ऑलरेडी 180 रुपया दे दिया GST का, और जब सिगरेट बनाकर बेचेंगे वापस से GST लगेगा। तो हम इनको रिक्वेस्ट किया कि मैडम बस आप एक काम करिएगा, उस समय जितना मेरे को GST देना है ना, उसमें से आप ये 180 बस माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि इतना रुपया तो मेरा ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जो बाकी बैलेंस बचेगा हम खाली उतना ही देगा। पता है इस चीज को कहते हैं, इस चीज को कहते हैं ITC। ITC का फुल फॉर्म जब तुम लोग इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेगा जानेगा, ITC का फुल फॉर्म होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट माने जो इनपुट यानी जो रॉ मटेरियल पे टैक्स दिया, उसका मेरे को क्रेडिट दे दो। गवार भाषा में बोलो तो मेरे को उतना रुपए का रिफंड कर दो। तुम बोलेगा ये क्या हमेशा होता है? एकदम होता है। और कोई रॉ मटेरियल को यूज करे, उसी रॉ मटेरियल को यूज करे अगला फिनिश गुड्स बनाने के लिए, तो एक बार तो टैक्स दे दिए ना, तो वापस से जब टैक्स देंगे तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। तो इसीलिए जो पहले टैक्स दिया हुआ है ना, उतने का रुपया मेरे को वापस रिफंड मिल जाता है। तुम लोग बोलेगा क्या हमेशा मिलता है? कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पूरा करे तो मिल जाता है, नहीं तो नहीं मिलता। मेरा क्वेश्चन तुम लोग से खाली एक, जिसने राइट आंसर दिया उसको मिलेगा इंसेंटिव। अभी फिलहाल तो वॉलेट में नहीं है, ड्यू बना लेना अक्रूवल बेसिस पे। या ठीक है, मैं काम करेगा तुम लोग के लिए, हम ऑनलाइन कुछ कर देगा ट्रांसफर। ठीक, अगले क्वेश्चन का आंसर देना बुद्धि लगा के। मान लो 1180 रुपया मैंने दिया, 1180 रुपया मैंने दिया। अब मान लो एग्जांपल दे रहा है, ये जो 180 रुपए का GST है ना, इसका मेरे को रिफंड मिल जाए। मान लो निर्मला जी अग्री कर जाए, चलो ठीक है आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो 1180 मैंने दिया, 180 वापस मुझे मिल गया। 1180 दिया, 180 मुझे वापस मिल गया। तो तुम लोग बताओ मेरे लिए नेट में खर्चा क्या लगा? तुम लोग बताओ मेरे लिए नेट में खर्चा 1180 लगाया है, क्या लगा? 1180 लगाया, क्या लगा? 1180 लगा, 180 मिल गया, यानी मेरा नेट में खर्चा क्या लगा? 1000। मानते हो? पर वही अगर बाई चांस बोले कि भैया ये जो तुमने टैक्स दिया इसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, कोई रिफंड नहीं मिलेगा, जो तुमने दे दिया, कोई रिफंड नहीं मिलने वाला, तो इस सिनेरियो में बताओ मेरा खर्चा क्या लगा? क्या लगा? 1180। तो ध्यान देना, जब परचेज का वैल्यू निकालेंगे ना, तो परचेज कॉस्ट तो आया 1000, 180 रुपीज भी आएगा, 180 रुपीज भी मेरा कॉस्ट का पार्ट बनेगा। अगला लाइन पूरा करना, 180 रुपीज भी मेरा कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। अगर मुझे इसका रिफंड मिले या ना मिले, मिले या ना मिले, सोचो ना, अगर रिफंड मिल गया तो खर्चा थोड़ी ना ही है। ये खर्चा कब रहेगा? जब इसका रिफंड नहीं मिले। तो क्वेश्चन में ना, हमारे कॉस्ट के क्वेश्चन में क्लियर कट दे देगा कि इसका रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा।
बोल दे रिफंड मिलेगा तो मेरा खर्चा नहीं लगा। सोचो ना, रुपया दिया हमको वापस मिल गया, खर्चा थोड़ी रहा है। पर बोले भैया इसका कोई रिफंड नहीं मिलेगा, तो ये मेरा जो टैक्स लगा ये भी मेरा खर्चा हो जाएगा। बोलो ना। तो जो मैंने अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज लिखा है इसके अंदर में जनरली जीएसटी आता है, पर ये तभी आएगा जब इसका रिफंड आया या नहीं आया। नहीं आया तो ब्रैकेट में लिखता नॉन रिकवरेबल। ब्रैकेट में लिखता नॉन रिकवरेबल। बोलो आया एक मेरा क्वेश्चन क्या था वैसे जिसका हम 1000 रुपया देने वाला था, वो हम खुद ही पूछे खुद ही आंसर दे दिया। चलो हटाओ, चलो डन। ए तुम लोग समझा? पक्का पक्का पक्का। तो मेरा पहला लाइन डायरेक्ट मटेरियल होता है खत्म। अगला लिखा डायरेक्ट वेजेस। सोचो ये गिन के जो 5-6 लाइन लिखवाया इससे एग्जाम में 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। चलो मेरा अगला है डायरेक्ट वेजेस, अगला है डायरेक्ट वेजेस, अगला है डायरेक्ट वेजेस। अब मेरा पहला क्वेश्चन उठता है, मेरा डायरेक्ट वेजेस क्या है? मेरा डायरेक्ट वेजेस वैसे वर्कर का वेजेस है जो कौन से डिपार्टमेंट में था? प्रोडक्शन। यानी जो डायरेक्टली प्रोडक्शन कर रहा है वैसे ही वर्कर का वेजेस क्या होता है? डायरेक्ट वेजेस। ये तो ऑलरेडी बताया हुआ था। चलो ये वाला लाइन लिख देते हैं, इट डिनोट द वेजेस पेड टू वर्कर्स who are directly involved in production activity। ये पेंसिल चल नहीं रहा, क्या करे? who are directly involved in production। ठीक, फुल स्टॉप, इट इंक्लूड्स। तो मेरा डायरेक्ट वेजेस वैसे वर्कर का वेजेस है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन कर रहा है, उनका जो वेजेस दिया गया हुआ है डायरेक्ट वेजेस। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है डायरेक्ट वेजेस में क्या आता है? हम बताते हैं। तुम लोग अभी तो छोटा छोटा बच्चा लोग है, जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जब तुम लोग के पास एक डिग्री आ जाएगा CA/CMA का, तुम लोग जॉब करने जाएगा, और जब जॉब करने जाएगा तुम लोग को मिलेगा ऑफर लेटर, और ऑफर लेटर में ना लिखा रहेगा कि टोटल पैसा मिल रहा है, एग्जांपल दे रहे हैं आप लोगों को 25 लाख। ठीक, स्टार्टिंग पे 25 लाख, और जो 25 लाख मिलेगा ना उसमें बहुत सारा कंपोनेंट रहेगा। अब वो बहुत सारा कंपोनेंट क्या रहेगा, इसमें 5-6 नाम बताता है। पहला मिलता है बेसिक, इट इंक्लूड्स बेसिक वेजेस। पहला है बेसिक। अपॉइंटमेंट लेटर में देखना पहला लिखा रहेगा बेसिक। मेरा पहला क्वेश्चन उठता है बेसिक क्या चीज के लिए रहता है? सोचो ना, जब भी एक कंपनी किसी एक जन को हायर किया तो क्यों किया? सर्विस देने के लिए। अब हम उसको सर्विस देगा, उसके अगेंस्ट में मेरे को रुपया देगा ना, तो मेरे सर्विस के अगेंस्ट में जो रुपया मिलेगा उसका नाम क्या होता है? बेसिक। सिंपल सा बात। आज जब ITC में मेरे को हायर किया गया तो क्यों किया गया? मेरे को अपना सर्विस देना था, और उसने मुझे क्यों हायर किया? उसको शायद मेरा क्वालिफिकेशन अच्छा लगा हो, या माइट भी मेरा आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो, या माइट भी मेरा नेचर अच्छा लगा हो, या माइट भी या हम ही अच्छा लग गया हो। कोई भी रीजन है मेरे को हायर किया, पर जो हायर करके पैसा दे रहा है वो क्यों दे रहा है? क्योंकि वहां पे सर्विस देगा। आप सोचो ना, अगर हम इनको हायर कर ले, इनको नहीं करेगा। मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, हम इनको हायर करें, और मान लो हम आपको यहां पे स्टार्टिंग पे देना चाहेंगे 12 लाख रुपीस पर एनम। क्या आप ज्वाइन करोगे? 12 लाख पर एनम पर मंथ। ठीक, अब मान लो हम इनको हायर किया तो क्यों कर रहा है? ताकि जो भी हमारा एडमिन वर्क है सब वो संभाले। तो जो भी एक इंसान को हायर किया गया वो सर्विस दिया, और सर्विस के अगेंस्ट में जो कंपनी रुपया देने वाला है, पता है ऐसे रुपए का नाम क्या होता है? बेसिक। एकदम सिंपल सा बात था। अब अगला क्वेश्चन उठता है, क्या खाली बेसिक मिलेगा? नहीं, और भी बहुत कुछ मिलेगा। बेसिक के बाद मिलने वाला है डियरनेस अलावेंस। डियरनेस अलावेंस, कोई जगह वर्ड डियरनेस अलावेंस सुना हुआ है क्या? मेरा डियरनेस अलावेंस का मतलब क्या? क्या 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 क्या? महंगाई भत्ता
क्या बात है, क्या सुंदर हिंदी। आपका नाम क्या है? प्रिंस, वही वाला ना? ओ हाँ, सही बोला, कितना बढ़िया वर्ड यूज किया, महंगाई भत्ता। पता है डियरनेस अलाउंस क्या चीज के लिए दिया जाता है? आप सोचो ना, हर साल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, तो यह आदमी को रुपया भी तो बढ़ना चाहिए। वो शायद उसकी काबिलियत के लिए ना बढ़े, पर जो महंगाई बढ़ रहा है इसको कंपेंसेट करने के लिए जो कंपनी रुपया देगा, उसको क्या नाम से देगा? डियरनेस अलाउंस। एक सिंपल सा बात है, जब पहला साल में आईटीसी ज्वाइन किया, मान लो मेरे को देता है 10 लाख रुपया, चीजों का दाम सस्ता था, तो 10 लाख रुपया बहुत था, हम कितना कुछ लेकर घर में जाता था। अगले साल भी मान लो बोले 10 लाख रुपया ही देंगे, पर महंगाई तो बढ़ा ना, तो क्या लगता है हम उतना सारा सामान लेके जा पाएगा घर पे? नहीं, हम कम लेकर जाएगा, तो पहले जैसा इज्जत नहीं मिलेगा घर पे। तीसरा साल भी मान लो 10 लाख रुपया रखा, महंगाई और बढ़ गया, हम और कम सामान लेकर जाएगा, तब तो भैया पूरा इज्जत ही गया। तो और मान लो मेरे को हर साल सेम रुपया मिलेगा, तो भैया हम कभी ना कभी तो जाके बॉस को बोलेगा, हम बोला सर आपसे एक बात करना, बैठिए। बोला क्या बात है? हम बोला सर हर साल महंगाई बढ़ रहा है, और हर साल महंगाई बढ़ रहा है, तो पहला साल 10 लाख में कितना कुछ ले जाते थे घर में, क्या रिस्पेक्ट मिलता था, लगता था कौन आया है, हम धुरंधर जैसा कौन आया ये। अब जैसे जैसे साल बढ़े जा रहे हैं, आप सेम रुपया दे रहे हैं, चीजों का दाम बढ़ रहा है, तो हम उतना रुपया लेके जा, हम उतना चीज लेके जा नहीं पा रहे, तो सर घर में इज्जत नहीं मिल रहा है। बोले यानी तुमको क्या चाहिए? हम बोला सर जितना महंगाई बढ़ रहा है उस हिसाब से मेरा सैलरी बढ़ाइए। बोला बढ़ा देंगे, उसका नाम बेसिक नहीं देंगे, डीए देंगे। हम बोला सर जो नाम देना दीजिए, बस पैसा दीजिए। तो जो महंगाई के बढ़ने की वजह से जो पैसा बढ़ता है, उसका नाम बेसिक नहीं, क्या होता है? डियरनेस अलाउंस। सिंपल सा बात था। अब अगला मिलने वाला है हाउस रेंट अलाउंस। अगला नाम है हाउस रेंट अलाउंस, और ये पता है नाम खुद इंडिकेट करेगा, नाम खुद इंडिकेट करेगा हाउस रेंट अलाउंस। यानी अगर एक एम्प्लॉई एक जगह में घर को रेंट पे लेके रहे, तो जितना इसका खर्चा लगा उतना रुपया कौन देने वाला है? कंपनी। मान लो मैंने इसे हायर किया, तो पहले दिया बेसिक, अगला दिया डियरनेस अलाउंस, अगला क्या देगा? हाउस रेंट अलाउंस। अब तुम लोग बोलेगा हाउस रेंट अलाउंस जितना रुपया रेंट लगा पूरा मिल जाएगा? नहीं, एक लिमिट होता है। कोई लिमिट नहीं रहा ना, तो एक आदमी आगरा में ताजमहल रेंट पे ले लेगा, थोड़ी उतना रुपया दे देगा। तो एक हमेशा लिमिट रहता है, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया हाउस रेंट अलाउंस बोल के एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को देने वाला है। तो सोचो ना, कंपनी के लिए बेसिक भी खर्चा है, डीए दिया वो भी खर्चा है, हाउस रेंट अलाउंस दिया वो भी खर्चा है। ठीक, एक थोड़ा चीप बात है, बोले थोड़ा गंदा है, मतलब जज मत करना मेरे को, ठीक। अब हमको ध्यान है, हम लोग का बैंगलोर में जब पोस्टिंग हुआ था ना, तो बैंगलोर में जब पोस्टिंग हुआ था, तो बैंगलोर में अगर बाई चांस कोई गया हुआ है ना, तो उन लोग को आइडिया होगा वहां पे रियल एस्टेट बड़ा महंगा है। तो जो खोपचा जैसा जगह है ना, उतना सा जगह हम लोग रेंट पे लिए थे, और वो भी 2008 का बात चल रहा है, कितना पुराना बात चल रहा है, एकदम प्राइम लोकेशन था। उस समय भी उसका रेंट 50,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ लग रहा है। हम गए अपने सब बॉस के पास, हम बोला सर आपसे बात करना है, बैठिए। बोला क्या बात है? हम बोला सर आपको अच्छे से पता है हम कैलकाटा का रहने वाला है, बुला लिए यहां बैंगलोर में। बोले हाँ काम करना था। हम बोला आपके चक्कर में मेरा रेंट लग रहा है 50,000 रुपया पर मंथ, आप देंगे? आप बोला आप दे देंगे, उसमें घबराने का क्या बात है, अग्रीमेंट दिखाओ, दे देंगे। अब अग्रीमेंट दिखाया, 50,000 रुपया पर मंथ मिला जब तक हम वहां पर था। वो अलग बात है, उसी जगह में हम लोग 4 लोग रहते थे, और चारों लोग अपने ऑफिस में जा जाके अग्रीमेंट दिखाए, सर मेरा 50,000 लगता है, सर मेरा 50 लग रहा है, सर मेरा 50 लग रहा है, सर मेरा 50। तो इवेंचुअली चारों का मिला के 50 लगा, पर हम लोग लेते थे 2-2 लाख रुपया। ये बुरा मतलब ठीक है ना, जज नहीं कर रहे ना, अभी तक नहीं किया तो अब आगे कर लेगा। ये तो फिर भी ठीक है, इसमें हम कोई गुनाह नहीं किया, हमको लगता है हम कोई गुनाह नहीं किया, एकदम सही चीज किया। गुनाह तुम किया तो पहला 5 महीना जब हम कैलकाटा में था, अब जब कैलकाटा में है, कैलकाटा में मेरा घर है, अब कैलकाटा में मेरा घर है तो कैलकाटा में मेरा रेंट लगना नहीं है, हाउस रेंट अलाउंस मिलना नहीं है। पर प्रॉब्लम है कि हम मारवाड़ी है, और मारवाड़ी लोग पता है खून में होता है, अगर बाई चांस कहीं पे पैसा मिलने का कोई अधिकार रहे, कोई कारणवश पैसा ना मिले, रात का नींद उड़ जाता है। तो हम डिसाइड किया भैया कुछ भी हो, हाउस रेंट अलाउंस तो लेंगे ही लेंगे। हम गए सर के पास, हम बोला सर बैठिए। हम बोला सर आपको हाउस रेंट अलाउंस देना पड़ेगा। बोला भाई क्यों, तुम तो कैलकाटा में रहता है। हम बोला नहीं सर हाउस रेंट अलाउंस देना पड़ेगा। बोला भाई तेरा घर कैलकाटा में, तेरा कौन सा रेंट लग रहा है? हम बोला सर जिस दिन से मेरा, अरे इधर तुम फ्लो को क्यों तोड़ता है? हम बोला कि सर
जिस दिन से मेरा आईटीसी में लगा, पापा क्लियर कट बोले घर में रहना है, रेंट दो, नहीं तो निकलो यहां से। बोला पापा ये बात बोले? हम बोला हाँ सर पापा ये बात बोले। वो सवाल बोला ठीक, संभाल पानी पी। वो मेरे को बोले अच्छा ठीक है, तेरा अगर रेंट लग रहा है तो देख हमारा कंपनी का पॉलिसी है, अग्रीमेंट लगेगा। हम बोला हाँ सर अग्रीमेंट है ना, दिखाते हैं आपको कल। अब घर में अब अग्रीमेंट कहां से लाए? तो हमको ध्यान है हमारे सीए फाइनल लॉ के सिलेबस में अग्रीमेंट का फॉर्मेट होता था। जीवन में पहली और आखिरी बार वो उसी समय काम आया। लॉ का बुक निकाले, कंप्यूटर था, अग्रीमेंट का फॉर्मेट फटाफट छापे, स्टैंप पेपर में निकाले प्रिंट आउट। अब लैंडलॉर्ड है पापा, टेनेंट है रंजन को अपना साइन आता है, पापा का भी आता है। अग्रीमेंट तैयार है दोनों का साइन के साथ। हम नेक्स्ट डे गया सर के पास, हम बोला सर देखिए अग्रीमेंट। अब अग्रीमेंट देखे, उसके अंदर में हम अपना रेंट दिखाया है 50,000 रुपया पर मंथ। वो बोले तुम कहां रहता है? हम बोला सर बड़ा बाजार। बोले बड़ा बाजार में 50,000 रुपया पर मंथ कहां दे रहा है? हम बोला सर आके देखिए घर बहुत बड़ा है। बोले ठीक है एक बार आकर देखते। बोला नहीं सर छोड़िए ना, पापा को सुनाएंगे, बुरा लगेगा सर, रहने दीजिए। अब बेचारे देखे क्या ये सब है, पूरा पन्ना पलट के देखे, सब कुछ था। तो हम जो 5 महीना कैलकाटा में थे, 1 रुपया रेंट लग नहीं रहा था, पर 50 हर महीना आया। अब देखो पता है ये जब काम किया ना, हमको बड़ा गिल्ट फीलिंग आया। बोला यार हमने क्या किया? फिर हम पापा के पास गए, बोला पापा आपसे एक बात करना है, एक बार बैठिए। हम पापा को एचआरए का कंसेप्ट समझाया। देखिए पापा एचआरए ऐसा होता है। बोला तेरे को नहीं मिल रहा होगा। हम बोला नहीं पापा मिल रहा है। बोले कैसे? हम बोला पापा घर ऑफिस में बोला कि आप बहुत क्रूड आदमी है, आप बड़ा अत्याचार करते हैं, घर से निकालने का धमकी दे दी, ये सब कुछ दे दिए, तो इसीलिए हम बोला मेरे से रेंट ले रहे हैं हम इस वजह से। अब वो देख रहे हैं सीलिंग पे, अब हम उनको देख रहे हैं, पहले उनका हाथ उठेगा लात उठेगा। फिर कुछ देर बाद बोले कितना रेंट? बोला 50,000 पर मंथ। बोला आना स्टार्ट हुआ? हम बोला हाँ। बोले झगड़ा तो घर का है, पैसा आना चाहिए। तो हम रियलाइज किया कि अगर हम मारवाड़ी खून तो वही से आया है। तो अच्छा तुम लोग को बुरा नहीं लगा ना? मैंने तुम लोग की नजरों में मेरा इज्जत गिरा नहीं ना अभी तक? अच्छा बढ़ गया? वाह वाह। यानी शॉर्ट बता रहे, क्वेश्चन पढ़ के कच्छू नहीं होगा। जीवन में कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी काम करो, 1-1 रुपया वसूल करना। हैप्पी? अगला लिखा मेडिकल बेनिफिट्स। चलो तुम लोग अगर इससे मोटिवेट हुआ तो मैं 1-2 चीज और बताएंगे। सर इज्जत 100x हो गया। बाप 1 नंबरी, बेटा 2 नंबरी। प्रणाम गुरुदेव, आज से मैं आपको गुरु मानता हूं। क्वेश्चन का फॉर्मेट बताया तो गुरु नहीं था। चलो अगला लिखते हैं मेडिकल बेनिफिट्स। चलो अगला है मेडिकल बेनिफिट। और हमारा कंपनी पता है आज पूरा एक समय में ना कंपनी उतना ग्रेट नहीं था, आजकल बड़ा अच्छा है। काम करो रुपया देगा, काम करते करते बीमार पड़ो तब भी रुपया देगा, तो कोई चाप ही नहीं रहता आजकल। तो इसलिए कोई चिंता नहीं है, हमारा कंपनी बेसिक का भी रुपया दिया, डीए का भी दिया, एचआरए का भी दिया। मान लो काम करते करते बीमार पड़ा, कुछ बड़ा बीमारी हुआ, हॉस्पिटलाइज हुआ, सब रुपया कंपनी देता है। कंपनी के लिए तो खर्चा हुआ ना। एक सीधा सीधा मतलब, मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, हमारे ये आपका नाम, जो हमारे रवि है, ये मान लो कटिंग डिपार्टमेंट के हेड, इनको अचानक से मन में हुआ देखिए कटिंग डिपार्टमेंट में होता क्या है, अंदर मुंह में डाले, नाक कट के अलग हुआ, कोई घबराने का बात नहीं, नाक गया रुपया मिलेगा, एकदम रुपया मिलेगा। अब टचवुड मेरा पता है इम्यूनिटी बढ़िया है, तुम लोग सब कुछ सही रहा ना, तुम लोग देखिएगा पूरे सेशन में उतना ब्रेक होता नहीं है, हम बीमार नहीं पड़ता। अब जब बीमार नहीं पड़ता तो मेडिकल खर्चा ही नहीं हो रहा है, खर्चा ही नहीं हो रहा है तो बेनिफिट कैसे मिलेगा? पर वो तो चाहिए। तो कुछ नहीं करते थे, साल में एक बार 8 दिन के लिए छुट्टी ले लेते, सर बीमार हो गए। और बैंगलोर में थे, मेडिकल शॉप में जाते थे, भैया एक बिल दीजिए ना, बोला खाली बिल? हम बोला हाँ खाली बिल। उससे वो लोग बोका था, समझता नहीं था, दे देता था। बोले क्या करेंगे, थोड़ा उड़ाएंगे, दीजिए ना दीजिए ना दीजिए। बाद में वो लोग समझने लगा कि ये खाली बिल क्यों ले जाता है। वो लोग समझने लगा ये खाली बिल में बैठ के भरेगा और जाके रुपया क्लेम करेगा। तो मेडिकल शॉप में क्या बोला, भैया एक बिल दीजिए। बोला कौन सी कंपनी में हो? हम बोला आईटीसी। बोला तब तो अच्छा मिलेगा। हम बोला बिल दीजिए। बोला कितने का बनाना है? बोलो हम बना देते हैं। हम बोला 60,000 का बनाइए। अब वो बनाना स्टार्ट किया, मान लो बिल बन गया, सामने रंजन वो मेडिकल वाला बिल बना के दिया। हम जैसे हाथ आगे बढ़ाया पीछे कर लिया। हम बोला आप ऐसा क्यों कर रहे? बोला बिल लेकर जाएंगे, 60,000 कमाएंगे, हमको कुछ नहीं देंगे। हम बोला बोलिए कितना? बोला 5%। 60,000 का 5% 3,000 तुरंत पकड़ा है। 60,000 देके 3,000 गया, 57 तो मिला।
अब भैया जब बिल देखे हम पगला गया, 100 डेटॉल का बोतल, लगता है मुझसे सुबह से जब नहाता है। हमने ऐसा कैसा बिल बना कर दिया ये। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जिस बॉस को दे रहा है मेरा बिल अप्रूव करने के लिए, वो बॉस 1.5 लाख रुपए का बिल दे रहा है अपने बॉस को अप्रूव करने के लिए। तो हर कंपनी में एक ही नियम है, सबका साथ सबका विकास। डन? तुम लोग चीप नहीं समझ रहे ना? ठीक। तो देखो, हमारे कंपनी हमारे एम्प्लॉय को क्या दिया? पहला बेसिक पकड़ाया, अगला डियरनेस अलावेंस दिया, अगला घर पे रेंट पे दिया वो भी दिया, अगला बीमार हुआ उसका खर्चा भी दिया। तो मेरा तो खर्चा लगे जा रहा है ना। तो मेरे से पूछे वेजेस क्या था? जो जो रुपया मैंने दिया सब था। डन? अगला लिखा कंट्रीब्यूशन टू पीएफ और ग्रेच्युटी। सर अब तक आप ये क्यों नहीं बताए? सर आप बड़ा बाजार में कहां से हो? क्यों? चलो अगला लिखते हैं कंट्रीब्यूशन टू पीएफ और ग्रेच्युटी। क्यों नहीं? वर्ड पीएफ क्या होता है? पीएफ प्रोविडेंट फंड। आप बताते हैं, जब भी तुम लोग कंपनी में काम करेगा तो कंपनी वाला क्या करता है? जैसे मान लो हमारा एक एम्प्लॉय था। एम्प्लॉय कहां गया? कौन था एम्प्लॉय हमारा? हाँ, आपका नाम क्या था? शशांक। वेरी नाइस नेम। शशांक को मैंने बेसिक दिया, शशांक को मैंने डीए दिया, शशांक को मैंने एचआरए दिया, शशांक को मैंने मेडिकल बेनिफिट दिया, और शशांक के बिहाफ में मैं इनको भी कुछ रुपया दे रहा हूं। तुम बोलेगे ये कौन है? मोदी जी। मोदी जी बेचारे बोले नहीं, हमको ऐसा नहीं बनना। मान लो यहां पर कौन है? हमारे मोदी जी। तो देखो यहां पे कंपनी इनको भी रुपया दे रहा है, कंपनी इनके बिहाफ में गवर्नमेंट को भी रुपया दे रहा है। तो हमारे कंपनी का तो दोनों खर्चा हुआ ना। सोचो ना, हम इधर भी रुपया दिया, हम इधर भी रुपया दिया, तो मेरे लिए तो दोनों ही खर्चा है ना। अब तुम बोलेगा पीएफ में रुपया कब तक देता रहेगा? जब तक ये यहां काम कर रहा है तब तक देता रहेगा। अगला क्वेश्चन उठता है, पीएफ का रुपया कभी इनको जीवन में वापस मिलेगा? एकदम मिलेगा, जिस दिन ये रिटायर हो जाए, आइदर अपने जॉब से या जिंदगी से, विच एवर इज अर्लियर। जॉब से रिटायर हुआ इनको मिलेगा, इसके पहले जिंदगी से रिटायर हो गया तो भैया घबराना मत, तुम्हारी वाइफ सेलिब्रेट करेगी। ये गया सो गया, रुपया आने वाला है। बुरा नहीं लगता ना? पक्का ना? तब ठीक, अच्छा लग रहा है ना? तो यहां पर हुआ क्या? यानी जब तक हमारा ये इंसान काम करता रहेगा, मेरा कंपनी का खर्चा लगे जा रहा है। कुछ रुपया आज के दिन इनको दे दिया, कुछ रुपया इनके बिहाफ में मोदी जी को दिया, कि और बाई चांस इनको दे दिया तो ये तो भैया आज के दिन उड़ा देगा। तो जब बुढ़ापे में इनका सहारा कौन बनेगा? जब ये बूढ़ा हो कैसे चलेगा, इनका सहारा कौन बनेगा? उस समय अच्छा, उसे मोदी जी सहारा बनेगा। उस समय जो प्रोविडेंट फंड का रुपया है वो इनको मिलेगा, ताकि आगे का जीवन ये आराम से व्यतीत कर पाए। तो सोचो, अगर पूछा जाए कंपनी तेरे लिए खर्चा क्या लगा? जो इनको दिया वो भी था, जो गवर्नमेंट को दिया वो भी था, मेरा तो खर्चा दोनों है। अगला क्वेश्चन उठता है, ग्रेच्युटी क्या होता है? और बाई चांस के एम्प्लॉई एक कंपनी में 5 साल टिक जाए तो कंपनी उनका आभार व्यक्त करता है, बोला अरे वाह इतने साल टिके रहे, थैंक यू सो मच। तो जो 5 साल से ज्यादा काम किया वो जिस दिन रिटायर होगा, पीएफ मिलेगा, वो तो मिलेगा। ग्रेच्युटी मतलब मैं आपको थैंक्स कहूंगा कि इतना मैंने अब तक अत्याचार किया, स्टिल आप टिके रहे, ये लीजिए रुपया एक्स्ट्रा। और तो इसके लिए भी हमारा कंपनी क्या करता है? अलग एक जगह कंट्रीब्यूट करते रहता है, प्राइवेट वे। एक तो गवर्नमेंट को दिया पीएफ, ग्रेच्युटी प्राइवेट जगह करते रहता है। जिस दिन ये छोड़कर जाएगा इसको रुपया पूरा मिल जाएगा। तो कंपनी के लिए तो दोनों ही खर्चा हुआ। ठीक, बस अब लास्ट लाइन लिखना, एक और मिलने वाला है बोनस। एक और बात बोले, हमको ही डर लग रहा है तुम लोग क्या सोच के जाएगा मेरे बारे में, कितना बढ़िया बढ़िया चीज सुना और क्या क्या सोच सोच के जाएगा। बोनस और लीव ट्रैवल कंसेशन, बोनस और लीव ट्रैवल कंसेशन। अब अगला है बोनस। क्वेश्चन उठता है बोनस किस लिए मिलता है? और एक वर्कर बड़ा एफिशिएंटली काम करे, तब इस केस में उसको बेसिक डीएचआरए के लिए थोड़ी कर रहा है, वो तो वैसे भी मिलता। और एक इंसान बड़ा मेहनत से, बड़ा एकदम होता है ना एफिशिएंटली काम करे, वो पता है किस चीज के लिए करता है? बोनस के लिए। वर्कर लोग का तो बोनस बेचारा पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट गवर्न करता है, फिक्स है 1 मंथ सैलरी। एक महीने में जितना सैलरी मिलता है, 12 महीना काम करो तो वो जो सैलरी मिला, एक और महीने का एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएगा। पर जब तुम लोग काम करने जाएगा, और भैया आज के दिन बड़े बड़े कंपनी में जो बोनस मिलता है, मतलब 20% तो बेर मिनिमम, साल भर का जितना तेरा सैलरी है
उसका 20% तो बेयर मिनिमम बोनस है, अनलेस तुम एकदम हाहाकारी मचा के आ जाए, पता चला बॉस है उसको चढ़ा पे चढ़ा लगाया जाए तो अलग बात है, तब नहीं मिलेगा। तुम बेसिक लेवल का भी काम कर दिया ना, 20% ऑफ एनुअल सैलरी बोनस, और कोई कोई कंपनी में मिलता है 50 से 200% तक बोनस। 50 से 200%। इमेजिन करो एक इंसान का सैलरी 30 लाख रुपया, और वो मान लो फैंटास्टिक काम किया, उसको 200% बोनस मिलेगा। 30 लाख का 200% होता है 60 लाख, मिलाकर हो गया 90 लाख। पहला दिन मिलता था 30 लाख, अचानक से जिस दिन बोनस मिलने का बारी आया 60 लाख एक दिन में मिला। तो इस लेवल का बोनस पर और ये सब जनरली 200% वाला जनरली एमबीए के लाइफ में रहता है, पर हम लोग जो सीएसीएमए वाले हम लोग को भी 100% तक हम लोग पहुंचते हैं। पर उसके लिए भारत का बेस्ट परफॉर्मर बनना हमको ध्यान है। जब हम लास्ट का 3 साल ईवाई में था, तो लास्ट का 3 साल ईवाई में हम इंडिया के टॉप परफॉर्मर थे। तो जिस साल मैं अपना जॉब छोड़ा था, उस साल मेरा सैलरी 24 लाख था। ये बात है 2012 का, तो आज से 14-15 साल पहले 24 लाख गुड था, और मैं बेस्ट परफॉर्मर था, तो मुझे 24 लाख और मिला, तो मेरा था 48 लाख रुपीस पर एनम। वो सबको त्याग कर मैं यहां पर आया सोशल सर्विस करने। इमेजिन करो 48 लाख रुपीस को छोड़कर मैं सोशल सर्विस करने आया। क्या है मेरा? सेक्शन 8 कंपनी। अब देखो, नहीं, अब फीस को लेकर सुनाओ मत, ऐसा पूर्वजों का कहावत है, बिना बोलते ना गुरु दक्षिणा के ज्ञान नहीं जाता, इसलिए हम थोड़ा बहुत ले रहे हैं। हाँ, गुरु दक्षिणा मन से दिया जाता है। चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम तुमको तुम्हारा गुरु दक्षिणा वापस लौटाते हैं, बदले में अंगूठा चाहिए। वो तो गुरु मांगे थे, वो वाले गुरु तो अच्छे थे, अंगूठा मांगे। ठीक, चलो आप मानो 5 अंगुली मांग ले, मामू से चलो। तो यहां पर क्या हुआ, तो हमारा हम कहां से कहां पहुंच गए। तो अगला हमारा क्या आया? बोनस। तो बेसिक डीए एचआरए मेडिकल बनाना ना, ठीक। अब अगला लास्ट में मिलता है लीव ट्रैवल कंसेशन। इसका मतलब क्या? आप ये लोग क्या क्या लिखे जा रहे हैं? ये लोग कम पढ़ने बैठ जाए ना, पूरा क्लास ये पढ़ते रह जाए। सर में गुरु द्रोणाचार्य की आत्मा आ गई। चलो ठीक है, अब लास्ट वाला लीव ट्रैवल कंसेशन। जब तुम लोग इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेगा, तुम लोग वहां पे लिखा हुआ है कि 4 साल के ब्लॉक में एक एम्प्लॉई 2 बार इंडिया में ट्रैवल कर सकता है, और ट्रैवल करने के लिए जितना आने जाने का खर्चा लगेगा उतना कंपनी दे देगा। तुम बोले अगर अब्रॉड चले जाए तो? नहीं, इंडिया में। बोले इंडिया में होटल में रहने का खर्चा? नहीं, आने जाने का। ठीक। अब बोले एक बात, तुम लोग बस गंदा मत सोचना, बस ये आखिरी गंदा बात, ठीक है। जब मेरा आखिरी साल था, मेरे आखिरी कंपनी में, तो बोला यार अब बहुत हो गया, अब जब जा ही रहे हैं तो थोड़ा इस बार कुछ अनोखा नहीं, लूट के नहीं, कुछ अनोखा करके जाए, लूट के जाए। तो हम अपने बॉस के पास गया, बोला सर मेरे को 10 दिन ब्रेक चाहिए। बोला तुम तो आज तक ये ब्रेक लेने क्या करेगा? बोला सर थोड़ा इंडिया घूमेंगे, अब ब्रेक का जरूरत है। बोला चलो ठीक है, तुम पहली बार ब्रेक मांगा, ले या 10 दिन घूम के आ। अब 10 दिन का छुट्टी ले लिए, घर में 10 दिन आराम से सोए। आज जब वापस से जिस दिन ऑफिस जाने का बारी था, मेरे माइंड में था चलो वे काम करना था, लीव ट्रैवल कंसेशन क्लेम करना है। अब मेरे पास 2-3 रास्ता था। एक, हम ट्रेन का टिकट बुक करता, मेरा और मेरे फैमिली का। मैं और फैमिली का डेफिनेशन में स्पाउस और चिल्ड्रन और डिपेंडेंट पेरेंट्स ये लोग आते हैं। तो मैं काम करता, पहले ट्रेन का टिकट बुक करता और प्रिंट आउट निकालते, बाद में टिकट कैंसिल कर देते और जाकर दिखाते, देखो मैं तो ट्रेन में घूम के आया, रुपया दो। पर हम सोचा ट्रेन में कितना ही मिल जाएगा। तो हम अगला सोच चलो एक काम करते हैं, फ्लाइट का रिफंडेबल टिकट बुक करेंगे, फ्लाइट प्रिंट आउट निकालेंगे और बाद में कैंसिल करके फ्लाइट का टिकट दिखाएंगे। पर वो लोग होशियार होता है, फ्लाइट के टिकट से काम नहीं चलता, उनको बोर्डिंग पास चाहिए, और बोर्डिंग पास तो तब रहेगा जब हम बोर्ड करेगा। हम तो घर में सोए। अब हम चाप में बोले यार अब क्या करें। तब फिर हम ऐसे ही गूगल किया, हमारे उस टाइम दिल्ली में था, वहां पे एक जगह करकर डूमा, वहां पे एक ट्रैवल एजेंट था, उसका बिल का कॉपी मेरे को मिला गूगल में। और हम प्रॉमिस बोल रहे, जो बोल रहे सच बोल रहे, तुम लोग को यकीन नहीं होगा, प्रॉमिस। कलर प्रिंट आउट निकाले, वहां लिखे रंजन अपने फैमिली के साथ दिल्ली से कन्याकुमारी गया। किसमें गया? प्राइवेट फर्स्ट क्लास एसी बस बुक करके, फर्स्ट क्लास एसी बस बुक करके गया, और जिसमें सिर्फ हम और मेरे फैमिली गए।
गूगल में देखे किलोमीटर क्या है दिल्ली से कन्याकुमारी आना जाना, लिखे उस समय का डीजल रेट से मल्टीप्लाई किए, ड्राइवर का सैलरी, उसका ओवर टाइम, टोल टैक्स, सर्विस टैक्स, क्या क्या जोड़ जुड़ा के लास्ट में बिल बनाया 98,000 निकला प्रिंट आउट। अब उसका स्टैंप होता है ना, पेमेंट रिसीव्ड, ये सब कुछ, वैसा 2 स्टैंप बनाए, 50-50 रुपए का बनता है, मार दिए। कुछ भी साइन करता था, एक ब्लू पेन से कर दिया, एक ब्लैक पेन से, पर डर लग रहा था, ये तो बहुत खतरनाक काम था। तो ना एकदम नया नया पेज, थोड़ा जमीन में घिसे, थोड़ा पुराना लुक आए। फिर हम सर के पास गया, बोला सर बैठिए। अब मान लो वहां पे सामने बैठा है बॉस, उनको हम पकड़ाए बिल, पहली बार डर लग रहा है। वो देखे दिल्ली टू कन्याकुमारी, मेरे को देखे फर्स्ट क्लास एसी बस बुक, मेरे को देखे 98,000, मेरे को देखे, बिल को रखे साइड, बोले तुम कन्याकुमारी गया? हम बोला हाँ सर। बोले क्यों? हम बोला सर ऐसे ही, हम सोचे एक बार थोड़ा इंडिया के कल्चर का आइडिया लग जाए, पूरा घूम कर आते हैं। बोले कोई दिक्कत नहीं है, तुम ट्रेन या फ्लाइट में नहीं गया? हम बोला सर सोचिए इतने बड़े कंपनी का आदमी ट्रेन में जाता, सर आपका क्या इज्जत रह जाता। बोले हाँ 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 सही बात है, ट्रेन में नहीं जाना चाहिए। बोले फ्लाइट? हम बोला सर फ्लाइट में देखिए ना मेरे को दिक्कत है ना मेरी वाइफ को दिक्कत है, पर जो मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे जैसे ही हवा में उड़ता लोग रोना शुरू करते हैं, हनुमान जी लेके जा रहे हैं। वो अलग बात है, उस समय 2 बच्चे संसार में थे ही नहीं, पर उन पे डाल दिए। बोले अच्छा ठीक है, तो तुम फर्स्ट क्लास बस बुक करके गया? हम बोला हाँ, कैलकुलेशन वैल्कुलेशन बहुत कुछ चेक किए, 98,000 मिल गया। अब लास्ट डे, जब मेरा लास्ट डे था तो फेयरवेल होता है, उनका कॉल आया, और रंजन तेरे साथ काम होता है ना फॉर्मेलिटी वाला, तेरे साथ काम करके बड़ा अच्छा लगा, चलो ठीक है ऑल द बेस्ट, टच में रहना, ये सब ज्ञान बांट दिया। हम बोला हाँ सर ठीक है ठीक है। बोले रंजन मन में एक बात था। हम बोला हाँ सर बोलिए, लास्ट डे क्यों मन में रख रहे हैं? बोला रंजन एक बात बता, तुम क्या सही में कन्याकुमारी गया था? हम बोला सर अब लास्ट डे क्या झूठ बोले? हम बोला सर नहीं गया था। बोला पता था तुम नहीं गए। बोले वो बिल फिर कैसे? हम बोला सर वो अरेंज हो जाता है। बोला चलो ठीक है। बोला चलो ठीक है ध्यान रखना। हम बोला हाँ सर चलिए ठीक है, कैलकाटा पहुंच के बात करते हैं। बोला रंजन एक तुम बात बोला कि अरेंज हो जाता है बिल ऐसे। अब हमको समझ में तो आ गया। हम बोला हाँ सर हो तो जाता है। बोले मतलब आराम से हो जाता है क्या? हम बोला हाँ सर। बोले अच्छा। हम बोला सर खुल के बोलिए ना। बोले रंजन अगर मेरा भी एक बिल अरेंज हो जाता। हम बोला सर घबराते क्यों है, जब जब बोलेंगे बिल अरेंज हो जाएगा, पर जितना आप उसका 10% मेरा रहेगा। तो 1-2 साल तो हम उनको भेजा, बाद में पता चला वो अपना बिल बुक छपा के बैठ गए, खुद यूज कर रहे हैं, पूरे ऑफिस में बांटते जा रहे हैं। तुम लोग चीप नहीं समझ रहे ना मेरे को, पक्का ना? हाँ मतलब देखो ये सब जरूरी है ना जीवन में। कभी भी जीवन में कहीं पर भी अटको, घबराना मत। संसार के किसी कोने में रंजन को कॉल कर रहा, तुम्हारा अरेंज कर, वीडियो कॉल नहीं, कॉल करना, तुम्हारा अरेंजमेंट करा देंगे। डन। हमको लगता है कुछ याद रहने रहे, लास्ट तक ये जरूर याद रहेगा। तो ये था हमारा डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस में देखो क्या क्या आया। पहला जो सर्विस दिया उसके लिए बेसिक, अगला इन्फ्लेशन के लिए, घर पे रेंट के लिए, बीमार पड़ गया, बुढ़ापा के बाद, पीएफ और ग्रेच्युटी, अच्छा काम करने पे, घूमने पे, लीव ट्रैवल कंसेशन। तो कंपनी तो सारा ही रुपया दिया ना, तो कंपनी के लिए पूरा वेजेस में सब आएगा। हैप्पी? बस अब आखिरी 5 मिनट में लास्ट नहीं लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। कल मैंने कहा था ना 12:50 पे बताएंगे, भूल गया? पहला दिन हम बोला था कि डायरेक्ट एक्स, हाँ वो तो बीच में स्टोरी हो गया था ना। सर आज से आप मेरे गुरु, सर 1 नंबर सर, मजा आ गया हमको। अरे बाप रे बाप, आप तो भगवान हो मेरे। चालू समाज के नेता, चालू समाज ये कैसा समाज का नेता बना है मेरे को। चलो अब अगला लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। ये हम लोग आज शुरू कर देंगे। सर यही बातें तो आपकी बाद में याद आएगी। ये तो इमोशनल हो गया भाई। सर बस ऐसे ही बताते रहना जीवन भर। ठीक है मुस्कान। अब पता है डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? इसका एक डेफिनेशन पता है किसने दिया? सीमा ने। सीमा, 1 मिनट, तुम लोग अगर ये सीमा सोच रहा है तो भैया हम बात कर रहे हैं इस सीमा का। अब जैसे हमारे अकाउंट्स के अंदर में कोई भी डिस्प्यूट होता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का ये आईसीआई कह दिया फाइनल, कॉस्टिंग में कहीं कोई डिस्प्यूट होता है तो हमारे भारत में जो सीएमए इंस्टीट्यूट ने कह दिया वो फाइनल, और इसका ग्लोबल सबसे टॉप अथॉरिटी है सीमा। तो बोले सीमा कहां के रहने वाली है? ये सीमा कहां की है?
लंदन की। जब हम गया था उससे मिलने, सीमा में हम जाके प्रेजेंटेशन दिया था, जाके लोगों को सिखा गया कैसे सब बचाना है, चोरी करना है। आप बताते हैं, अब हमारा सीमा इतना वाहियात डेफिनेशन दिया, इतना वाहियात कि खून खौल उठेगा। पता उसका डेफिनेशन का डायरेक्ट एक्सपेंस का, सुनो बताना खून खोला कि नहीं। वो बोलता है वो सारा खर्चा जो हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिनिश गुड्स में, अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस, यानी सारा खर्चा जो मुझे पता है वो इसी फिनिश गुड्स को बनाने में लगा, अदर देन डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस, बाकी सब डायरेक्ट एक्सपेंस है। भैया वो है क्या, वो तो बताओ। बोला जो डायरेक्टली तुम देख पा रहे हो इसमें लगा, अदर देन मटेरियल वेजेस सब डायरेक्ट एक्सपेंस है। कितना घटिया डेफिनेशन था, पर इसका गिन के 5 ही एग्जांपल है, 5 या 6 एग्जांपल है। एग्जांपल से तुम लोग रिलेट कर लेगा। पहले परिभाषा लिखते हैं, 5-6 नाम लिखते हैं, शायद 2 ही समझा पाएगा आज, बाकी कल समझेंगे। हैप्पी गाइस, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। चलो इट डिनोट्स ऑल कॉस्ट। हम पढ़ाते पढ़ाते ना कभी बहक जाते हैं, जैसे हम बहके ना, मुझे रोक देना, मैं उससे मैं काबू खो देता हूं, मैं अपनी सीमा भूल जाता हूं, अपना लिमिट, तो मुझे वापस याद दिला देना क्या पढ़ाने आए हैं। It denotes all cost directly related to finished goods, other than direct material, and direct wages. यानी सारा खर्चा जो हम लोग डायरेक्टली फिनिश गुड्स को से रिलेट हो पाता है, अदर देन मटेरियल वेजेस सब डायरेक्ट एक्सपेंस है। पर भैया वो है क्या, 1-2 एग्जांपल के बिना कैसे समझ में आएगा। तो एक काम करते हैं, कुछ एग्जांपल लिखते हैं। पहला एग्जांपल है रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। कोई मेरे को देगा रॉयल्टी का मतलब क्या। एकदम सही, किसी का नाम यूज करने पे उसको जो रुपया दे उससे कहते हैं रॉयल्टी। तुम लोग एक बात बताओ, जीवन में कहीं पिज्जा देखा है, खाया है, कहां का, कहां का खाया है, एक बताओ ना, इसमें शर्माने का क्या है। डोमिनोज का, ठीक, डोमिनोज का पिज्जा खाया है, जीवन में नाम सुना है। एक मिनट, यहां पे कैलकाटा के कितने लोग हैं, कितने लोग कैलकाटा के हैं, उल्टा कितने लोग कैलकाटा के बाहर से हैं। भाई इतने सारे लोग गांव देहात से आए हुए हैं, नहीं बना, बड़े बड़े शहर से आए हुए हैं, ठीक। तो ठीक है, तुम लोग शायद नहीं सुना होगा, डोमिनोज बोल के कैलकाटा कैलकाटा के अंदर में डोमिनोज पिज्जा, और कैलकाटा का क्या, डोमिनोज पिज्जा बड़ा वो चलता है। तो जो हम बीच बीच में ना तुम लोगों को पार्टी देता रहेगा, तो हम कभी डोमिनोज का पिज्जा खिलाएगा, कभी गार्लिक ब्रेड, कभी कोल्ड ड्रिंक, पार्टी चलता रहेगा, चलता रहेगा। जब मेरा मन खुश है, उस दिन पार्टी दे देगा। अभी सुनो, हम बताते हैं। अब देखो, जो डोमिनोज पिज्जा है, क्या लगता है ये इंडिया का ब्रांड है या बाहर का है। पर इंडिया के अंदर में इंडिया के अंदर में जब डोमिनोज का जो खुला हुआ है, पता है उसके लिए ना एक जन इस ब्रांड नेम को यूज कर रहा है। पता है उस कंपनी का नाम क्या है, जुबिलेंट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। जुबिलेंट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ये क्या करता है, डोमिनोज का ब्रांड नेम को यूज करते हुए यहां बहुत सारा स्टोर खोला और लोग जाते हैं डोमिनोज का पिज्जा खाते हैं। सुझा ना, उस पिज्जा का नाम रहता है जुबिलेंट पिज्जा। तुम लोग क्या एंटर करता गांव देवता लग रहा है पिज्जा पिज्जा, चल चलते हैं। पर वैसे देखो ब्रांड नेम तो डोमिनोज का है, यानी डोमिनोज जुबिलेंट वाले का इनकम इसलिए हो रहा है क्योंकि वो ब्रांड नेम यूज कर रहा है डोमिनोज का। तो डोमिनोज वाला पता है क्या करता है, जुबिलेंट को बोलता है भाई तुम मेरा ब्रांड नेम यूज करके खुद कमा रहा है, तो मेरे ब्रांड नेम को यूज करने के लिए तुम मेरे को एक रॉयल्टी दे। तो इमेजिन करो, जुबिलेंट के लिए रॉयल्टी तो एक खर्चा है। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, ये कौन सा खर्चा है, ये पता है कौन सा है, डायरेक्ट एक्सपेंस। बताए क्यों। पिज्जा जिस चीज से बना, पिज्जा क्या चीज से बनता है, हम बनाते हैं घर में, हमको आइडिया है, मैदा है ना, बेसन, अच्छा सॉरी, मैदा, टमाटो, अनियन, कैप्सिकम, चीज, ये सब मतलब ये सब चीज से बनता है। पता है जो चीज से पिज्जा बनाया गया वो डायरेक्ट मटेरियल, जो चीज से बना है वो डायरेक्ट मटेरियल देखते नजर में आया। वो जो आंटी लोग बैठ बैठ के पिज्जा बना रही होती है, वहां पे उनका वेजेस डायरेक्ट वेजेस। तो देखो, जैसी एक पिज्जा बना,
कुछ मटेरियल लगा, डायरेक्ट मटेरियल। जैसे हमारा पिज्जा बना, वो आंटी लोग बनाई, उनका वेजेस डायरेक्ट वेजेस। जैसे एक पिज्जा बन के बिका, संग संग में हमारे कंपनी को रॉयल्टी भी देना पड़ेगा। और बाई चांस ये पिज्जा नहीं बनाता, नहीं बिकता, तो रॉयल्टी भी नहीं देता। पिज्जा बन के बिका तो रिलेट हो रहा है ना, ये खर्चा इसीलिए लगा क्योंकि ये पिज्जा बना। तो जो खर्चा डायरेक्टली रिलेट होता है हर एक पिज्जा बनने के साथ साथ, वो सारा डायरेक्ट खर्चा है। अब जो रॉयल्टी दे रहे हैं वो मटेरियल का खर्चा थोड़ी है, या किसी वर्कर का वेजेस थोड़ी है, पर एक खर्चा तो है जो डायरेक्टली तभी लगा क्योंकि पिज्जा बन गया। तो देखो, ये जो खर्चा था डायरेक्ट नेचर का है, पर ना ये डायरेक्ट मटेरियल ना ये डायरेक्ट वेजेस, पर ये खर्चा इससे रिलेट हुआ, इसका नाम क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। भाई बोलो ना, पक्का 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 पक्का। अब अगला पॉइंट नंबर 2, आई थिंक ये लास्ट पॉइंट ही हम लोग आज समझ पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, हाई चार्जेस। हाई चार्जेस ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट। हाई चार्जेस ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट, वर्ड है हायर चार्जेस। क्यों? हायर का मतलब क्या? खरीदना या एक तरह का रेंट पे लेना। बोलते हैं ना हायर पे लिए, तो मेरा थोड़ी हो गया, वो तो रेंट पे लिए। हायर चार्जेस ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट। एक बार नोटबुक बंद मत करना, एक से हम लिखवाएगा बस एक लाइन, हम समझाएगा नहीं, नोटबुक बंद नहीं। हम जैसे बोला लास्ट टाइम तुरंत बोला, आपको जो बोला बोले हम तो बंद करेंगे। सुनो, कभी जीवन में कोई कंस्ट्रक्शन साइट में गया है? कंस्ट्रक्शन साइट में गया है, बिल्डिंग बनते हुए देखा है? सोचो बिल्डिंग जिस चीज से बन रहा है, ब्रिक से बना, बताओ बिल्डिंग को बनाने में क्या क्या लगता है? ब्रिक्स लगा और सीमेंट लगा और स्टील लगा और आयरन रॉड लगा और सैंड और नहीं किस चीज से बना? ये सब लगा। तो देखो भालू, अच्छा बालू, बालू का डालते हैं। अब जो चीज से बनाया गया है, जो चीज से बनाया गया है, पता है वो सारा डायरेक्ट मटेरियल है। बिल्डिंग बनाए, जो चीज से बन रहा है, मेरे को देखते नजर में आया ना, डायरेक्ट मटेरियल। जो मजदूर लोग, मान लो ये मजदूर, ठीक, ये प्रियंका मजदूर, मान लो जो मजदूर लोग हैं, नहीं बुरा मत मानो, ऐसे मानना तो चाहिए। जो मजदूर लोग ये बिल्डिंग बना रहे हैं, जो मजदूर ये बिल्डिंग बना रहे हैं, पता है उनका वेजेस क्या रहेगा? डायरेक्ट वेजेस। पर अगर कंस्ट्रक्शन साइट में जाके देखेगा, वहां पे पता है एक जेसीबी का वो रहता है, क्या बोलते उसको? कभी देखा है? ऐसे रहता है, वो ऐसे क्रेन यहां से उठाता है, ऐसे 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 करके यहां लेके जाता है। अब ये जो रहता है, सोचो कोई ऐसे खाली इतना रिकॉर्ड किया, उसको लेके मिर्गी का दौरा आ गया। अब ये जो रहता है, जनरली कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले खरीदते नहीं है, हायर पे ले लेते हैं। सोचो जब तक ये हायर पर नहीं आता, तब तक क्या मेरा कंस्ट्रक्शन का काम हो पाता? अब ये जो क्रेन हायर पे लिया, क्या बिल्डिंग के अंदर में घुसड़ देंगे? वो तो नहीं, वो डायरेक्ट मटेरियल तो नहीं है ना, ये मजदूर का खर्चा है, पर ये होना जरूरी है, उसके बिना ये बिल्डिंग बन नहीं पाएगा। तो इस बिल्डिंग को बनाने के लिए मैंने इस क्रेन को हायर किया, तो डायरेक्टली रिलेट हुआ ना। तो ये जो हायर करने का खर्चा है वो क्या आने वाला है? डायरेक्ट एक्सपेंस। देखना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड था ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट। स्पेसिफिक मतलब मेरे एकदम आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं कि ये इक्विपमेंट मैं इसी चीज के लिए ला रहा हूं, तभी तो डायरेक्टली रिलेट हुआ। पर मान लो कि इक्विपमेंट लाके हम बहुत सारा जगह यूज करेगा, तो वो डायरेक्ट नहीं है, वो किसी एक के लिए नहीं, वो तो सबके लिए आया था, तब वो डायरेक्ट नहीं, वो इनडायरेक्ट खर्चा बन जाएगा। ठीक, हम आगे समझा नहीं रहे, बस हम नाम लिखवा दे रहे हैं। कल का क्लास का शुरुआत करेंगे आगे पॉइंट नंबर 3-4 से समझने पे। वो मेरा खुद ही का वर्कर है, डायरेक्ट वेजेस। बाहर का रहता तो डायरेक्ट एक्सपेंस। तीसरा लिख देना, कॉस्ट ऑफ मोल्ड। मेरा अगला है मैप एंड डिजाइन। 5वां है जॉब चार्जेस। आज हम समझाए खाली पहला 2 पॉइंट है। कल का क्लास का शुरुआत करेंगे पॉइंट नंबर 3 से। हैप्पी। चलो इसी के साथ हमारा अच्छा क्लास होता है खत्म। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे ठीक 11 बजे।